बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। और हमारे जो सितारे हैं आजकल वो शादियां पे शादियां कर रहे हैं। एक सितारे की शादी खत्म नहीं होती तो दूसरे की शुरू हो जाती है। क्योंकि शादियों का सीजन भी है तो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं हमारे सेलिब्रिटीज भी। तो पाकिस्तानी अदाकारा है कुबरा खान और गौहर रशीद, जिनकी ढोलकी से उनकी शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और क्यों ना हो जनाब, इतना खूबसूरत कपल है और एक दूसरे से इनकी जो दोस्ती है, जो मोहब्बत है, वो तो तवील अरसे से जारी थी और कई बार ये ड्रामों में भी एक साथ जलवागर हुए। लेकिन कुछ ही अरसे पहले इन्होंने एक वीडियो के जरिए अपने फैंस को इस बात की तस्दीक कर दी और मोमल शेख ने जनाब ये जो होस्ट किया है इनकी ढोलकी का जो इवेंट था, वो सारा जो इंतजामात थे वो किए थे मोमल शेख ने, जावेद शेख की साहबजादी और उब्रो अदाकारा। और ये अभी पहला फंक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगाज है, अंजाम तक पता नहीं कितने इवेंट्स होंगे। और ये जो सफ़र है शादी का बहुत ही खूबसूरत बंधन में बनने जा रहे हैं। हमारी तो बहुत सारी दुआएं हैं, इसमें बहुत सारे हमें शोबे सितारे नज़र आ रहे हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर अपनी पर देखते हैं। और हम देख रहे हैं कि गौहर रशीद भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर है लाइफ पार्टनर उनको मिलने जा रहा है। अभी तो खुश होना बनता है। अच्छा, अभी तो उनको खुश होना बनता है। और ये देख रहे चेहरे पे अपने दुख है, उनके कह के देखें, ये सारे कह के आपको मुस्कुराहटें शादी की तकरीबात में 6 शादी से पहले की होती है, 6 महीने बाद तक भी नजर आते हैं। उसके बाद फिर आटे दाल का भाव पता लगता है। लेकिन हमारी तो बहरहाल दुआएं इनके साथ हैं, आप किसी और ले जाइए इस बात को। अच्छा, जुनेद जो है ना, उनका मानना ये है कि जो मर्द की खुशी है वो शादी से पहले ही उसके चेहरे पर झलकती है, जो शादी के बाद है वो 6 महीने का जो है ना हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं, वो 6 महीने का बोनस टाइम भी दिया। चले हम ये कहते हैं कि ये हजारों साल ऐसे ही गवर्नमेंट आती है ना, तो पहले 6 महीने उनका भी हनीमून टाइम। अच्छा, वैसे ये हजारों साल खुश रहे, हमारी तो ये दुआएं हैं। और क्योंकि 7 साल ये मोहब्बत का एक बंधन, दोस्ती का एक बंधन था जो अब शादी में निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बनने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बात यह है कि मक्का मुकर्रमा में इनका निकाह होगा। तो बहुत ही मुकद्दस शहर है। अल्लाह पाक इनके लिए इनका ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत और खुशाइंद रहे और मुबारक साबित हो। इसी तरह से वो तकरीबात जो है अपनी इंजॉय करते रहें। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं जनाब। तो सबसे पहले आपको बताएंगे आज कि चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल पाकिस्तान सैफरी की सीरीज। पाकिस्तानी टीम आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। ये ट्रेनिंग होने जा रही है। कहा जा रहा है ट्राई सेशन है, तो ये बल्कि एक स्टेडियम ट्राई करने का भी सेशन कहा जा रहा है। हाँ, खिलाड़ी भी इसमें आजमाए जाएंगे, पता चल जाएगा। और स्टेडियम भी आजमाया जाएगा, स्टेडियम भी हो जाएगा। अच्छा, वैसे इस सीरीज का नाम जो है TRI ट्राई रखा गया, लेकिन मुझे लगता है ये TRY वाला ट्राई हो जाना है। खिलाड़ी भी ट्राई होंगे। सैमुल की सीरीज है और इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। आगे से चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है 19, उससे पहले इसका हो जाना 8 को पहला मैच होने जा रहा है और आज होगी ट्रेनिंग, जिसके बाद फिर पता चलेगा कि किस पानी में हमारी टीम, क्योंकि तनकीद का सिलसिला। और जनाब, अगर आप जमकर नहीं खेलेंगे तो इसके बाद भी तब्दीली मुमकिन है, आपको तब्दील किया जा सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर बात होगी स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप की। अमेरिका में 2026 और नॉर्वे कप 2025 के लिए मुल्क भर में ट्रायल्स का इनेकाद किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो टैलेंट है पाकिस्तान में, जिसकी कोई कमी नहीं है, वो सामने आएगा और इसके लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत होगी, जो कि यकीनी तौर पे ट्रेनिंग के बाद हो जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान में शरह पैदाइश जनाब 1994 में 6 जिसमें कमी आई है काफ़ी हद तक। और अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शरह पैदाइश 1994 में 6 बच्चे फ़ी खातून से कम होकर 2024 में 3.6 रह गई है। तो अब हम देखते हैं कि एक तरफ हम आबादी बढ़ने की बात करते हैं, तो लगता है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो जनाब, ये भी एक खुशाइंद खबर है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका बच्चा मल्टीटास्किंग नहीं है और ना ही टिक कर बैठ कर काम कर सकता है, तो क्या वो ADHD बीमारी का शिकार तो नहीं है। इसके हवाले से भी हमारे साथ माहिरीन मौजूद होंगे, उनकी राय जानेंगे। और साथ ही साथ मैराथन एथलीट उमेरा अब्बासी बनेंगी पाकिस्तान मॉर्निंग की मेहमान। तो ये तमाम टॉपिक्स और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के टिकट जनाब 1 घंटे में फरोख्त हो गए और ऐसा तो होना ही था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई क्यों ऐसा ही होना था? क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो पाकिस्तानियों को तो बल्कि टिकट खरीदना ही नहीं चाहिए। किसी भी दुनिया के कोने में आप किसी सहरा में भी रख दीजिए वो मैच, तो उसके टिकट तो बिकने ही है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। ख़ास तौर पे इंडिया हो या पाकिस्तान, लोगों के खून में दौड़ती है क्रिकेट। और जब ख़ास तौर पे इन दोनों ममालिक का मैच होता है तो फिर रिवायती हरीफ देखने के लिए लोग पहुंचते हैं जनाब।
बिल्कुल जी, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि फ़ौरन ये टिकट जो है वो बिक चुके हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी सेम ही सिचुएशन है। लेकिन आपको एक और ड्रामा बताते हैं, वो है बांग्लादेश की जो T20 लीग में ड्रामा पेश आया है। वो है अदम अदायगी पर जो ड्राइवर है उनका, उन्होंने खिलाड़ियों का सामान बंद कर दिया गाड़ी के अंदर। उन्होंने अच्छा एहतजाज है, मैं तो इस ड्राइवर के हक में हूँ और इसका साथ दूंगा। आप इस एहतजाज के हक में, अगर क्योंकि सैलरी अगर ना आए तो फिर सबक तो सिखाना चाहिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जनाब बीपीएल में फ्रेंचाइज दरबार राजशाही एक बार फिर शह सुर्खियों का हिस्सा बन गया है और इस बार वजह मुख्तलिफ थी। बीपीएल की फ्रेंचाइज ताहाल अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों और स्टाफ के वाजिबात अदा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मुतादिद नामवर खिलाड़ी ढाका के होटल में फंस गए हैं और इससे कबल अदम अदायगी पर खिलाड़ियों ने मैच का बाइकआउट भी किया था। और इस बार तो ड्राइवर सामने आ गया, ड्राइवर ने सामान देने से इनकार कर दिया है और टिकट बुक करवा दिए गए। ताहम अदायगी के अदम क्लियरेंस की वजह से खिलाड़ी ताहाल होटल में मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर है मोहम्मद हारिस, अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी इसमें शामिल हैं। तो जो अदायगी ना होने पर ड्राइवर ने इस वक्त ड्रामा किया ना, वो बड़ा वैलिड है कि ठीक है आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कह रहे हैं कि पहले मेरी सैलरी टेबल पे रखें, उसके बाद ये सामान वापस होगा। तो अब देखते हैं कि सामान वापसी के लिए क्या वाकई ये उसकी सैलरी क्लियर की जाती है या नहीं की जाती। इसके अलावा आपके इल्म है कि डोली चाय वाला जो है, जिसने बिल गेट्स के साथ भी तस्वीर खिंचवाई थी और वो खबरों की जीनत रहता है अपने हुलिये की वजह से भी, अपनी चाय की वजह से। शोएब अख्तर को भी उन्होंने एजाज़ बख्शा है। साबिक क्रिकेटर तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के मायानाज साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर भारत से ताल्लुक़ रखने वाले डोली चाय वाला से मुलाकात उनकी हुई है और फिर वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जनाब अब देखें ना, छोटे से एक चाय ढाबा चलाने वाले, पहले बिल गेट्स से मुलाकात, बिल गेट्स को चाय पेश करना और अब शोएब अख्तर, मतलब आप अच्छा इसको देख के ना जो मीम्स बनती हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि जी पढ़ने लिखने का, डिग्री हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। आप चाय वाले चाय का ढाबा लगा लें, हाँ चाय का ढाबा लगा लें तो शायद आपकी किस्मत चमक जाए, क्योंकि जो इसको अपने चाय के ढाबे के जरिए मिल रहा है वो शायद बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को नहीं मिल पाता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और आप देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर भी, और हम क्या गुफ्तगू हुई शोएब अख्तर के साथ, जरा वो भी देखिए लगता है। और इसका डोली वाला चाय नहीं होना चाहिए था नाम, इसका डोली वाली होना चाहिए था क्योंकि जो इसकी शक्लों से। हम आते हैं टॉपिक की तरफ। जनाब सैमुल की सीरीज और कौमी टीम आज से प्रैक्टिस करेगी और कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर सैमुल की सीरीज के लिए आज से टूर्नामेंट की तैयारियों का आगाज करेंगे। तो पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में क्या तवक्कुआत हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और इससे पहले कि आप सैमुल की सीरीज़ पे बात करें, ज़रा स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। अचानक से कुछ एंट्रियां हुई हैं कुछ खिलाड़ियों की, फ़हीम की बात हो रही है, खुशदिल की बात हो रही है, फ़खर जमान की बात हो रही है। अब आपको लगता है कि यही बेहतरीन स्क्वाड होना चाहिए या फिर कुछ सरप्राइजिंग था आपके लिए भी? ये हमारी जो पॉलिसी है ना जुनैद, ये है LMCD। वो क्या है? लास्ट मिनट डॉट LMDC। सही है, ये कर। और जो भी शाल ने बात की है ना कि ये TRY है, ये TRI, मुझे तो वाकई लगता है कि ट्राई है, TRI है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप lastminute.com पे लड़कों को मेंटली किस तरह प्रिपेयर करोगे? आप कोई ऑर्डिनरी ये नहीं जा रहा। उसके आगे चैंपियंस ट्रॉफी है और इस ट्राइलैटरल सीरीज के अंदर आप लड़के को lastminute.com पे अगर करते हो तो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। कई एडजस्ट कर जाते हैं, कई नहीं करते हैं। आपने फ़हीम का नाम लिया, खुशदिल का लिया, फ़खर का लिया, ये लड़के बाहर हैं, अब ये वापस आ रहे हैं। अब कईयों ने देखो ना, इंटरनेशनल एक्सपोजर कोई नहीं है, इतना काफी गैप आ गया है और ऑल ऑफ अ सडन आप सेंटर स्टेज पे लेके आते हो। कुछ का 2-2 साल का गैप है, कुछ को आपने एक अरसे दराज से मैदान में खेलते हुए नहीं देखा। तो किस बुनियाद पे फिर मीर साहब ये एंट्रियां हुई हैं? क्या कोई ताल्लुक की बिना पे जो पहले होता रहा? तो फिर वो दावा कहाँ गया कि जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा? नकवी साहब का दावा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ताल्लुक है, बिकॉज आकिब एक मेरिट का एक कोच रहा है। कलंदर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अंडर आकिब, एंड आई होप ये जो इनकी जो आप कह रहे हो, आप रिकवरी आप कर रहे हो ऑन द इंटरनेशनल सीन, ये प्रोडक्टिव हो। बट ये क्रिकेट इस तरह नहीं चलती। इट डजंट मैटर, जो मर्जी आ जाए। देखो, इन सबसे ज्यादा मोस्टली मैंने क्रिकेट बड़ी खेली हुई है और द क्वेश्चन इज कि मुझे पता है कि क्रिकेट के अंदर जब तक आप मेंटली किसी को प्रिपेयर नहीं करते हो लास्ट मिनट, तो
ये इस तरह काम नहीं चलता है। तो फिर पीटी साहब क्या वजह है? क्या सिलेक्शन कमेटी की तैयारी नहीं थी सिलेक्शन करने से पहले? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी देखी जा रही है, तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं? ये आजमाना लास्ट मोमेंट पे, जिसका आप जिक्र भी करते हैं हमेशा कि हम लोग एक तो आजमाते नहीं और फिर अगर आजमाते भी तो लास्ट मोमेंट पे हम सिलेक्ट करके कमेटी सेलेक्ट करती है और टीम के अंदर शामिल कर देती है, चाहे वो प्लेयर परफॉर्म करना जानता है नहीं कर रहा, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो फिर क्या समझते हैं, सिलेक्शन कमेटी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी या वो किसी किस्म का प्रेशर लेकर सिलेक्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों को? ईशान, ये lastminute.com जो मैंने आपको कहा है ना, देखो आप चलो 3 लड़के ले आए, हम कहते हैं जी यहाँ तनकीद हो रही है, लेकिन यहाँ तनकीद बराए तामीर है, तनकीद बराए तनकीद नहीं हो रही। हमने देखना है कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल हो। कल अगर नहीं होते हैं, इनका तो बौछार आ जाएगा तनकीद का। देखो ये लड़के है नहीं, जिस तरह फरीद ने भी बात की है, किसी का एक गैप है, किसी का दूसरा गैप है। द क्वेश्चन इज, आपका टीम कैसे जेल होगी अंदर, मुझे ये पहले बताओ। और फिर पीटी साहब, एक स्पिनर के साथ उतरना, हम देख रहे हैं भारत 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहा है, क्या बीट कर पाएंगे हम? एक स्पिनर के साथ उतरने का फैसला हमारा दुरुस्त है? अपनी ही कंडीशंस को हम सबसे बेहतर क्यों नहीं समझ पा रहे? हमें तो बेहतर इदराक होना चाहिए इस चीज़ का कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम बैटर्स को बढ़ा रहे हैं और अपनी मेन स्ट्रेंथ जो कि बॉलिंग है उस पर कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं हम? देखिए ना, अभी आपने एक पॉइंट रेज किया है कि अपनी स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हमने एक स्पिनिंग विकेट बनाई। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपने स्पिनिंग विकेट बना दी। क्या ये जो लड़के हैं, क्या ये स्पिनिंग डोमेस्टिक में ये खेले स्पिनिंग विकेट्स पे? ये तो सारे फ्लैट विकेट पे और डोसाइल विकेट्स पे खेलने वाले हैं, प्लास्टिक विकेट्स पे खेलने वाले हैं। ऑल ऑफ अ सडन टर्निंग दिया है, आपने सारों को देख लिया किस तरह एक्सपोज हुए हैं। ये तो क्लब की टीम ने जिस तरह खेले हैं। लेकिन आप अगर प्लेइंग कंडीशंस ऐसे दोगे डोमेस्टिक सीन के अंदर, तब जाके आप इंटरनेशनल सीन के ऊपर भी आप काम करोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने क्यों नहीं अपने आप को कंड्यूसिव किया? अपने आप विकेट्स क्यों नहीं अपने फेवर में बनाई? आपने जो ये मेन बॉलर्स आपने साइड पर करके आपने रिलाई स्पिनर्स पे किया। टेस्ट मैचेस इस तरह नहीं होते मेरे भाई। टेस्ट मैचेस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन पहले एंड ये जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी है, ये काफ़ी मुतनाज़े करने की कोशिश की है भारत ने, और इस वक्त जो हमारे खिलाड़ियों की सिलेक्शन है, लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। आपको लगता है कि जिस तरह का स्क्वाड तश्कील दिया गया है वो परफॉर्म कर पाएगा, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी इस तरह से आपको घर आती हुई नज़र आ रही है? देखिए, हमारे पास शायद मैंने कई दफा कहा है, हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि पाकिस्तान ने हर मैच जीतना है और हर मैच हारना है। हमने अपनी कह लेना परफॉर्मेंस टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमने देनी है। बस हमने इस चीज को देखना है। लेकिन हम इतना वो कर देते हैं, हम जीतेंगे, बाद में जाके फैंटी पड़ जाती है। और भाई आप कोशिश करो, गिव योर बेस्ट, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। हम इतनी हाई पे इंडिया ने मेरे ख्याल दो साल पहले इतना ज्यादा हाइप कर दिया, पाकिस्तान ने उनको ऐसा हराया उधर आपने दुबई में देखा, यूएई में, कि उसके बाद इनका मीडिया बंद हो गया। उन्होंने तो हमें राइट ऑफ कर दिया था। चलें, तो अब बात उम्मीद पे आ गई है। हम विश कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मीर साहब, और ओपनर किसे देख रहे हैं, कौन होना चाहिए, कौन डिजर्व करता है इस स्क्वाड के अंदर? देखें, जब भी आप इतने बड़े मैचेस पे ये तो अब ये जो ट्राइलैटरल सीरीज है, इसके अंदर आपको एक इंक्लिंग आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंक्लिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सोचेंगे वही होगा। नो, ये तो हमने लास्ट मिनट पे कर दिया ना। ये तो चीजें आपको 3-4 महीने पहले होनी चाहिए थी। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए थी, ताकि किसी को ब्रीड करो मेंटली, फिजिकली एंड एबिलिटी वाइज। आपने वो नहीं किया। चलो, अब आपने जो कर दिया है, अब लड़कों को ये नहीं है कि लेके आयो फिर इमीडिएटली आप डिस्कार्ड कर दो। हम कर देते हैं, हमने किया, और ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये सदियों से आ रही हैं। हमने क्रिकेटर इस तरह बनाए भी और बेड़ा गर्क भी किया है। तो ओपनर बल्लेबाजों को किसको समझते हैं कि आप मैदान में उतरना चाहिए, ओपनिंग किसको करनी चाहिए? मीर साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम इम्तिहान है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। एक ट्रायल कहा जा रहा है इसको, ट्राई नेशन सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान को कजाफी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा, और बाद
पाकिस्तान टीम 9 फरवरी को कराची रवाना हो जाएगी। तो एक तरह का वही जो हम बात कर रहे थे कि स्टेडियम तैयारियां, लाइट्स का इंतज़ाम, टेक्निकल इंतज़ाम, ये सारी चीज़ों का जो एक तरह का ट्रायल है वो इस ट्राई सीरीज़ के अंदर हो जाएगा। तो ये TRI वाली ट्राई नहीं, ये TRY वाली ट्राई होने जा रही है, क्योंकि अभी हमें अपने खिलाड़ियों को भी ट्राई करना है और फिर साथ ही साथ हमें स्टेडियम को भी ट्राई करना है कि हमारा स्टेडियम भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, हर एंगल से बिल्कुल ठीक है, और दूसरा हमारे खिलाड़ी क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं मैदान में। लेकिन जो कि हमें लगता है कि हमारे खिलाड़ी, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने उस चीज को सोचकर मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं की है। की सीरीज का जो दूसरा मैच है वो 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होगा। इसी तरह से जो स्टेडियम की तैयारियां हैं इसकी बात करें तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है, जिसमें 3 मुल्की टूर्नामेंट के साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है और इसके मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी में होंगे। चौधरी अशरफ मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। बिल्कुल जी, चौधरी अशरफ से जान लेते हैं, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं बल्कि वो वहाँ पर टिकट्स भी खरीद रहे हैं ना, करियर कंपनी के बाहर मौजूद हैं। तो चौधरी अशरफ आप बताइएगा, कितना शायकीन क्रिकेट का रश देख रहे हैं, कितने ख्वाहिशमंद वहाँ पर मौजूद हैं, क्या तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं या अभी भी रश है वहाँ पर? चैंपियंस ट्रॉफी की ऑनलाइन टिकटें तो पहले ही हाथों हाथ फ़रोख्त होगी और उसके बाद जो फिज़िकल टिकटों की फ़रोख्त का सिलसिला है वो शुरू हुआ और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो हैं वो टिकटों के असूल के लिए मुख्तलिफ निजी कोरियर कंपनी के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। लंबी कतारें मौजूद हैं, लोगों को टिकट का असूल मुमकिन नहीं हो रहा और लोग चाह रहे हैं कि टिकटें मिलें। 1000 से लेकर 25,000 तक टिकट रखे गए हैं। जो ऑनलाइन यहाँ पर फिज़िकल टिकट्स यहाँ पर जो बिक रहे हैं वो 18,000 रुपये मालियत वाले टिकट्स यहाँ पर दस्तयाब हैं। इससे कम मालियत वाले टिकट दस्तयाब ना होने की वजह से बड़ी तादाद में जो शायकीन क्रिकेट यहाँ पर टिकटों के असूल के लिए आए हैं वो उनको सख्त परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जुनैद, इशाल, आप लोगों के लिए यही है कि टिकटों की जो फिज़िकल फ़रोख्त है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन मुश्किल दिखाई देता है। बहुत कम तादाद है टिकटों की और शायकीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि वो अपने मनपसंद यहाँ पर लाहौर में खेले जाने वाले मैचेस की टिकट का असूल उसके लिए मुमकिन हो, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं टिकटों के असूल के लिए कि उनको यहाँ पर उनके मनपसंद या उनके मुताबिक रेट के मुताबिक टिकट दस्तयाब होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कम मालियत के टिकट हैं 1000 ले लें, 2500 ले लें, 1500 ले लें, वो तो किसी तौर पर भी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर भारी मालियत की जो 10,000, 15,000, 25,000 मालियत के जो टिकट हैं वो दस्तयाब हैं और बहुत कम शायकीन क्रिकेट हैं जो इतनी भारी जो मालियत के टिकट हैं वो ख़रीद पा रहे हैं। लेकिन फिर भी शायकीन का जो जोश है वो अपने अरूज पर है। वो कहते हैं टिकट का हसूल यकीनी बनाएंगे, चाहे वो कितने का भी टिकट मिले। हम पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं और यहाँ पर क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे और कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाकर मैचेस को देखेंगे। सपोर्ट करने के लिए और क्रिकेट देखने के लिए शायकीन क्रिकेट का इस वक्त हजूम, लंबी लाइनें लगी हैं कंपनी के बाहर, लोग एक्साइटेड हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि टिकट उनके हाथ आए और वो जाके स्टेडियम में इन ज़बरदस्त मैचेस को देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर एंजॉय करेंगे इस इवेंट को। आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको बताते हैं कि किंजा हाशमी और मुनव्वर फारूकी का नया गीत धूम मचा रहा है। पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा हैं किंजा हाशमी और भारतीय कॉमेडियन शायर हैं मुनव्वर फारूकी। एक साथ एक गाने में दोनों नजर आएंगे। हवा बंद की रिलीज होते ही मौसीकी मतवालों को अपना गर्विदा कर चुका है और हुस्न दिलकशी से सरशार किंजा हाशमी के पाकिस्तान में तो बेशुमार फैंस हैं ही, अब भारत में भी उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है जनाब। बिल्कुल जी, तो पहले वो गाना सुनते हैं हम और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी मुमासलत किससे है। ये शॉट आपने देखा है कि सामने से हीरोइन आ रही है अपने दोस्त के साथ और आप चाय के ढाबे पे काफी गानों में इसी तरह की पिक्चराइजेशन हमने देखी है। अभी आप और किसके साथ है इसकी रिजेम्बलेंस? बिलाल सईद का आई थिंक एक गाना है, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं फिर वो फैसला करेंगे। सही पकड़ा। हाँ, बिलाल सईद का जरा गाना वो भी देखिए। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक जैसी पिक्चराइजेशन, लेकिन चाय डुली नहीं है उसके हाथ पे। उस गाने में गिर गई थोड़ा सा वेरिएशन भी तो लेकर आनी थी ना, देखने वाले यूं ना ओके कहें कि ये कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन बहरहाल दोनों की तरफ से अच्छी कोशिश है और बिलाल सईद का गाना तो जारी बात है सुपर हिट था ही। अब ये जो गाना है इसको भी पाकिस्तान इंडिया के फैंस पसंद कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।
सीन वेलकम बैक। बात हो जाए लाहौर में एक ज़बरदस्त प्लान की, जो कि प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन लोग उससे बहुत परेशान हैं, और वो है फिरोजपुर रोड पे बाइकर्स के लिए मखसूस लेन बनाई जा रही है फाइनली। जी हाँ, ये नया तजुर्बा है, नई मुश्किल है। बाइकर लेन बतौर पायलट प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराकल में पहुंच चुकी है, लेकिन ये लेन बनने से रोड मजीद तंग हो गई है। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के लिए जो बनी कट्स थे उनकी जानिब ट्रैफिक मुड़ने से बाइकर्स लेन में हर वक्त ट्रैफिक जैम, मुतासिर हो, लोग डिप्रेशन का शिकार। अच्छा, मसला ये है कि एक तरफ है मेट्रो बस के ट्रैक, दूसरी तरफ है बाइक्स और बाइसिकल का ट्रैक, दरमियान में 2 लेन्स रह जाती हैं और उसके ऊपर ट्रक भी हैं, ट्रॉले भी हैं, रिक्शे भी हैं, गाड़ियां भी हैं। और अगर कोई नौसिखिया ड्राइवर आ जाए या कोई गाड़ी खराब हो जाए तो फिर पीछे लंबी लाइन लगे। अगर आपकी बड़ी गाड़ी आपके आगे है तो आप तो अस्पताल अगर आप जाना चाह रहे हैं, दफातर जाना चाह रहे हैं, आप तो क्रॉस एम्बुलेंस ने अगर जाना है, और एम्बुलेंस अगर फंस गई किसी दिन खुदा ना खास्ता तो वही ट्रैक तो आपके पास, वो वहां से निकल नहीं सकती है। तो ये ग्रीन लेन का कयाम 1 फुट की पार्टीशन के साथ मोटरसाइकिल सवारों को अलग लेन फ्राहम की जाएगी। लेकिन ग्रीन लेन क्यों जरूरत पेश आई? हमारे बाइकर्स जो है वो क्यों नहीं साइड पर 3rd लेन में चल सकते ताकि हादसा जो है वो ना हो? लेकिन शहरी ये कहते हैं कि ग्रीन लेन बंद तो जाएगी, अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये भी है कि वायलेशन भी तो करते हैं ना। देखिए, बाइक्स वाले, बाइसिकल्स वाले वो किसी के कहे में नहीं होते, और अगर सख्ती से इस पे अमल दरामद कराना है तो फिर भारी भरकम चलान करने होंगे ताकि इसको इम्प्लीमेंटेशन हो सके। दूसरा, हमारे राउंड अबाउट्स नहीं है, हमारे कट्स के ऊपर अगर किसी ने टर्न करना है बाइक वाले तो उसके लिए ट्रैफिक रुकेगी। एक तरह का जिगजैग और आजमाइश है बाइक वालों के लिए। उम्मीद करते हैं इस पे अमल हो। रूबा अरूज हमारी नुमाइंदा लाहौर में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। रूबा, ये प्रोजेक्ट कब तक पाए तकमील तक पहुंचेगा? इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएगी इंतजामिया? क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, ग्रीन लेन का मंसूबा इनिशियली फिरोजपुर रोड पर स्टार्ट किया गया है। इसे डायमंड लेन भी कहा जा रहा है और खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए रोड पर जो है वो ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ये लेन बनाई गई है। इसका मकसद जो है वो एक्सीडेंट्स की तादाद में कमी करना, ट्रैफिक को मैनेज करना बताया जा रहा है। शहरी तो इनिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन सीटीओ लाहौर ने इसको इंट्रोड्यूस कराते हुए बताया था कि शहर में हादसात की तादाद इतनी बढ़ रही है कि ट्रैफिक अगर मैनेज हो जाएगी, मोटर बाइक स्पेसिफिकली इस लाइन में आ जाएंगे तो जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसको रोड से सेपरेट करने के लिए बेसिकली जो है वो एक फीट की तकरीबन जो है वो पार्टीशन भी बनाई गई है, जिस पर एतराज़ भी उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो है वो मोटर बाइक्स को रोड से अलग करने के लिए बनाई गई है। अगर बात की जाए इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है तो इनिशियली फिरोजपुर रोड के कुछ हिस्से पर ये बना दी गई है। अभी इस पे अमल दरामद तो नहीं हो सका, लेकिन शहरी पहले ही परेशान है, स्पेशली मोटर बाइकर्स के। पूरी रोड छोड़ के उनको एक हिस्से में रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है ओवरटेक करते हुए मोटर बाइक्स को लेके लोग जो है वो रोड पर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसात भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहरी ये भी कह रहे हैं कि इस लाइन की बनाने की वजह से हादसात में इजाफा भी हो सकता है। तो अभी तो सिर्फ फिरोजपुर रोड पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो लाहौर की तमाम शाहराहों पर, बल्कि पंजाब भर के तमाम शहरों की तमाम शाहराहों पर मोटर बाइक्स के लिए ये अलग लेन बना दी जाएगी। और लेकिन पहले जो है वो इस पायलट प्रोजेक्ट के नताइज देखे जाएंगे। जी, ये बहुत अच्छा काम है। इसलिए गाड़ी वाले, बाइक वाले जो है एकदम कट मारते हैं, कोई चलता चलता व्हील उठा लेता है, उसके निस्बत ये बहुत अच्छा काम है। ग्रीन बेल्ट से फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन ये जगह थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एक लाइन और होनी चाहिए, क्योंकि बाइक्स जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये अच्छा है। इसका फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है। चाहिए तो ये कि लोग खुद भी इस पर अमल करें कि इसको यूज़ करें, ताकि जो है जो ट्रैफिक का मसला है इसको हल किया जा सके। अगर यानी कि ना सिर्फ बनाने से काम होता तो फिर तो यानी कि ना वही काम होगा जैसे पहले चल रहा है, तो ट्रैफिक तो इस तरह यानी कि ना नहीं ना कम हो सकती। ट्रैफिक के मसाइल हैं, इसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज होगा। सीटीओ साहब दावा तो कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनके दावे पूरे हों, लेकिन अभी फिलहाल लोग परेशानी का शिकार है। लोग जिस वक्त ऑफिस जाते हुए वापस आते हुए एक अजियत का शिकार है लाहौर की। आपने बाइकर्स की ख्वाहिश देखी, वो कहते हैं कि अभी भी वो चाहते हैं कि वो बड़ा वाला ट्रैक उनको दे होना चाहिए और ये सिंगल ट्रैक गाड़ियों को दे दिया अंदर गाड़ियां चलनी चाहिए और फिर गाड़ियां ऊपर नीचे चलनी चाहिए। मतलब आप क्या सोच रहे हैं? हालांकि ये बाइकर्स जो हैं ये किसी की नहीं सुनते। आप पीछे देखिए हॉर्न देते जाएं, सड़क के दरमियान में उन्होंने चलानी है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, और कहीं पे भी मोड़ देना। तो उम्मीद करते हैं कि अलग ट्रैक बनाने से काफी हद तक मसला हल होगा, लेकिन इसको ट्रैफिक जो है फिर उसके लिए कोई डाइवर्जन होनी चाहिए ना, कि सारी ट्रैफिक एक ही फिरोजपुर रोड से ही जाती
जाती है, हर जगह को कनेक्ट करता है ये फिरोजपुर रोड, और फिर जितना बहाव है इसके ऊपर ट्रैफिक का, हम सारे सफ़र कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द अगर हुकूमत इसके ऊपर कुछ सोचे और ट्रैफिक का बहाव ही कुछ कम हो जाए और इसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द हो सके तो ये बहुत अच्छा इक़दाम। फाइनली जी एक अच्छी खबर है, अभी इसको अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए ये तो आपने इसका फैसला करना है, क्योंकि मुख्तलिफ आ रहा है ना, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जी आबादी या उसके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है वो तो इस बात पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता मजीद आबादी का। तो लेकिन बहरहाल शरह पैदाइश कम हो रही है, खबर आ चुकी है, शरह पैदाइश कम होकर 3.6% पर आ गई है जी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी देखी गई है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश कम होकर 3.6% रह गई है, जो कि 1994 में तकरीबन 6% थी। बहुत ज्यादा कमी है, आधा हो गया है, यानी कि फर्क पड़ चुका है। हमारे साथ आमना अक्षीद मौजूद हैं, पॉपुलेशन इनोवेशन फंड हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे जीएम साहिबा को। कैसी हैं आप आमना साहिबा? एक तो आपका नाम बहुत डिफरेंट है, हमें सुन के बहुत ही डिफरेंट नाम लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह का नाम अभी सुना नहीं था। यही नाम है आपका? जी यही नाम है। बहुत खूबसूरत है आपका नाम। अच्छा, ये आमना साहिबा, ये जो काविश है ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की है या लोगों को खुद से अवेयरनेस आ रही है, उनको लग रहा है कि महदूद वसाइल के साथ या प्लानिंग करके हम 2 बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं? ये तब्दीली आई कैसे, पहले तो ये बताइएगा। नहीं, बिल्कुल, इसमें देखिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का, हेल्थ का, ये पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड जो कि ये भी एक हुकूमत पंजाब का जो है इनिशिएटिव है, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो अवेयरनेस रेजिंग स्पेशली फैमिली प्लानिंग के हवाले से की गई है, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से की गई है, का जो इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है हर किस्म की डेवलपमेंट और वेलफेयर के साथ, उसको इस्टेब्लिश करने में। और बिहेवियर चेंज देखिए आप कुछ अरसे में आता है, ये ऐसे नहीं है कि बस अगले दिन आपको पता चल जाएगा। 2017 अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किया गया है अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से, और जो ऐसी पॉकेट्स हैं जो कि अनरीच्ड हैं, जो पॉपुलेशन जो कि वनरेबल हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको रीच करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स जो हैं वो किए गए हैं। और उसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट का, पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड का, हेल्थ का, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो की गई है, जो इम्पोर्टेंस दी गई है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के ऊपर, कि जो रिजल्ट्स को मेजर करना, जो कि एक हमने तब्दीली लाए हैं अपनी असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस को देखिए कि आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपका इनिशिएटिव के क्या आउटकम्स हैं और आप उससे क्या हैं। अच्छा आमना साहिबा, 1994 में 6% थी ये आबादी, जो कि अब कम होकर 3.6% पहुंच चुकी है, शरह पैदाइश जो है। आप समझती हैं कि ये खुश आइंद इक़दाम है? इसको किस तरीके से हम समझें कि वालिदैन को अवेयरनेस आ गई है, या फिर फर्टिलिटी के मसाइल तो नहीं है, कोई इस तरह के तिबी मसाइल तो नहीं है जिसकी वजह से शरह पैदाइश कम हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप इस इंडिकेटर को आइसोलेशन में ना देखें। आप ये देखें कि जो बाकी रिपोर्ट है और जो मिक्स का सर्वे भी है वो बताता है हमें कि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं। किसी में स्लो प्रोग्रेस है, किसी के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस है, लेकिन डेफिनेटली जो एक हेल्थ वो उसके इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तो आमना साहिबा, कम उम्र की जो शादियां थी उन पर पाबंदी लगाए जाना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कम उम्र में शादियां कंट्रोल कर ली जाएं तो जो एक मखसूस एज है 23, 24 या 25 साल में शादी होना, थोड़ा सा मेच्योरिटी भी आ जाती है, समझदारी आ जाती है, एक फैमिली प्लानिंग की समझ आ जाती है, तो ये उस आसाना भी हो सकता है कि हमने उस वक्त जो है जो कम उम्र की शादियों पर पाबंदी लगाई है उसकी वजह से भी ये शरह कम हुई है। बिल्कुल जी, पाबंदी की वजह से भी, और साथ साथ आप देखिए ना, आपका इतना बड़ा चंक जो है वो यंग है हमारी पॉपुलेशन का। और जब हमने ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग की जो बातचीत और अवेयरनेस है, ये सिर्फ माँ बाप तक और बड़े बूढ़ों तक महदूद नहीं रखी। इस सारे पीरियड के अंदर यंग लोगों को, यंग कपल्स को, जो इनकी शादी अभी होने वाली थी, प्री मैरिटल काउंसलिंग के तहत, स्कूल कॉलेजेस के तहत, कम्युनिटी अवेयरनेस के तहत सब तक हम पहुंचे हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है। अच्छा, एक और चीज़ आमना साहब ये भी बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीली आई है 1994 से लेकर अब तक, उस वक्त 6% थी, अब 3.6% लगभग। तो क्या बड़े शहरों में ये जो अवेयरनेस है वो तो पहले भी किसी हद तक थी,
जो देही इलाके हैं, गांव देहात हैं, क्या वहां पे भी शरह पैदाइश में कमी देखी गई है? बिल्कुल, बिल्कुल देखी गई है। और देखिए बड़े शहरों में भी बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स होती हैं जहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वहाँ पर भी पेरी अर्बन एरियाज़ के ऊपर इंडिकेटर्स बहुत पुअर होते हैं। और बड़े शहर में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी आपके ओवरऑल जो है ना इंडिकेटर्स पे, आपके प्रोविंस पे, आपकी कंट्री पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बड़े शहरों में तो काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ-साथ पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर भी अच्छा, काम करना रूरल बहुत हेल्थ ज़रूरी है। सेंटर्स हैं आपके, वो काम करते हैं अवेयरनेस के लिए? क्या क्या कोशिशें हो रही हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और टारगेट क्या है इस शरह को कहाँ तक लेकर आना है, जिसके बाद फिर मेरे ख्याल में एक ब्रेक भी तो लगाना होगा, यूँ ना हो कि हम इस शरह को बहुत ज़्यादा कम कर दें? आइडियल जो सिचुएशन है, टारगेट है, वो तो ये है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएं और हम 2 पर आ जाएं। और ये इसी की प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स में भी कि अगले शायद 25 सालों तक हम उसके करीब-करीब आ जाएं, जो कि हमारा इवेंचुअली टारगेट। लेकिन जैसे मैंने कहा, बिहेवियर चेंज को वक्त लगता है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया है। पीपीआईएफ ने बहुत काम किया है। उसका मकसद ही ये, स्पेशली यंग लोगों के पास, जैसे मैंने कहा प्री मैरिटल, कि अगर यंग लोग जिनकी अभी शादी होने वाली है या नई नई शादी हुई है, वहां पर अवेयरनेस की जरूरत है कि वो बर्थ स्पेसिंग ठीक करें, वो शादी का फैसला ठीक वक्त के ऊपर करें, कितने बच्चे वो करना चाहते हैं, कितने बच्चे वो सपोर्ट कर सकते हैं, ये फैसले वो कर सकें। और सबसे ज्यादा फर्क भी बिहेवियर चेंज का जो है वो यूथ में ही आता है, और यूथ की वजह से तो आमना आप साहिबा, देख रहे हैं। क्या समझती हैं आप इसको कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये कदम कितना खुशाइंद है, शरह पैदाइश में कमी हो जाना? क्योंकि जब 2 बच्चे होंगे, कहते हैं ना, 2 बच्चे और फिर एक खुशहाल घराना, और फिर उन बच्चों को आप एजुकेशन भी अच्छी दे सकते हैं, उनको खाना पीना, उनको वो तमाम उनकी ज़रूरियात की, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, वो आप अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। तो कितना समझती हैं कि ये बेहतर कदम होगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसका क्या किरदार होगा? देखिए जी, इससे तो बेहतर कदम कुछ पाकिस्तान के लिए हो ही नहीं सकता। हमारे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर जितना फैलता जाएगा, उतना हर पॉपुलेशन की हेल्थ, वेलफेयर और मुल्क की डेवलपमेंट इफेक्ट होती जाएगी। तो ये तो हमारी प्रोग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और हमें सबको मिलके इस पे काम करना चाहिए। मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आप इस बारे में आगाही आज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर हमारे मुल्क की प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं हम हो अपना सकता। रोल तो अदा करते रहेंगे, और आप भी जिस तरह से भरपूर तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशाइंद है। आप कह रहे हैं कि आप 2 पॉइंट पे आना चाहते हैं, कब तक उम्मीद है कि आप अपना जो हदफ है वो हासिल कर पाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी जिस तरह से आप चाहते हैं? देखिए जी, अब जो है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं होती है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट की बात होती है। वो ये नहीं है कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, हम कहते हैं आप उतने बच्चे करें, उस वक्त करें जितने आप अच्छी तरह से उनकी जो है ना परवरिश पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके वेलफेयर पे काम कर सकें। तो अगर रिप्लेसमेंट लेवल की आप बात करें तो वो तो अगले 20-25 सालों में आएगा, लेकिन दिस प्रोग्रेस इज वेरी गुड, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो आएगी भी बहुत स्लो, लेकिन जो हमारा ट्रेंड जा रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, और हम सबकी उसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, एंड वी शुड कंटिन्यू टू डू सो। थैंक यू सो मच। आमना बहुत सिर साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी, और शरह पैदाइश की है जिसे खुशाइंद कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ कोलैबोरेशन की। हमारे मौसीकार जो कि धूम मचाते हैं, जिसमें अली ज़फ़र है, हमारी अदाकारा महविश हयात, और अब इनके साथ हनी सिंह की कोलैबोरेशन हो रही है। आखिर क्या करने जा रहे हैं ये? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प चीज़ है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी गुलकार अली ज़फ़र, हनी सिंह और फिर हमारी अदाकारा महविश हयात मुबैना तौर पर एक आने वाले प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। इन तीनों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद इस किस्म की क्या सराहियाँ ज़ोर पकड़ गई हैं, जिस तरह से जुनेद भी पूछ रहे हैं कि क्या तवक्कुआत हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो अब आप देखें कि महविश हयात भी अब गाना शुरू हो गई हैं, अली ज़फ़र भी गाना शुरू पहले से गाते हैं, हनी सिंह जो हैं वो भी गाते हैं। तो अब ये तमाम लोग जो हैं ये मिलकर, ये सितारे कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। खिचड़ी पका रहे हैं। तीनों सितारों की इस तस्वीर और इस पोस्ट ने जोश व खरोश को जन्म दिया है। शायकीन एक्साइटेड हैं, वो जानना चाहते हैं, और तवक्को यही है, उम्मीद यही करते हैं कि इनका कंबाइन कोई प्रोजेक्ट सामने आ रहा है और कोई अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि बड़े नाम हैं। इस वक्त तो ये तबसरों में आ चुके हैं, ज़ेरे बहस हैं ये लोग कि क्या होने जा रहा है। तो जल्दी डिस्क्लोज होगा क्या करने जा रहे हैं ये तीनों सितारे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
नाज़ीम वेलकम बैक। बात हो जाए पाकिस्तानी टैलेंट की, जो कि किसी किस्म की कमी नहीं है पाकिस्तान में। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप अमेरिका में 2026 और नॉर्वे कप 2025 के लिए मुल्क भर में ट्रायल्स का इनेकाद हो रहा है। बिल्कुल जी, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं। नॉर्वे कप 2025 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के ट्रायल्स मुल्क भर में इस वक्त जारी हैं और तकरीबन 20 शहरों में ये ट्रायल्स मुकम्मल भी कर लिए गए हैं, जिनमें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, कोहाट और ये खान, बहुत सारे दीगर शहर हैं। हमारे साथ ही रेहान ताहिर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके, कहाँ कहाँ के विजिट हो चुके और अभी क्या कुछ करना बाकी है। वेलकम कहेंगे आपको रेहान पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ से कितना टैलेंट दिखाई दे रहा है आपको और टारगेट क्या है, कितने बच्चों को लेके जाना है इस इवेंट में आपने? जी बहुत शुक्रिया एक न्यूज़ आपका, और यकीनन आपकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के उन स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के एजेंडे को हम कौमी मंजरनामे पे लाने पे अपना रोल प्ले करते रहेंगे। मुस्लिम हैंड्स का ये प्रोजेक्ट मैदान जो है, बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ही ये होता है कि पाकिस्तान के उस स्ट्रीट टैलेंट को, जिसको हम स्ट्रीट चाइल्ड कहते हैं, हम उस टैलेंट को सामने लेकर आए और ना सिर्फ उनको सामने कौमी स्तर पर लेकर आए बल्कि आलमी स्तर पर। ये हमारी 11वीं इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी काविश होगी, जो कि नॉर्वे कप 2025 में जुलाई में हम शिरकत करेंगे। 20 से ज्यादा शहरों में, जैसे आपने बताया कि हमने अभी तक ट्रायल किए हैं। कल हमारा जो ट्रायल हुए हैं वो कराची में हुए और इतवार के रोज जो है हमारे ट्रायल यूथ स्टेडियम कोयटा में हुए, जहाँ पर 700 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की है। अच्छा, किस तरीके से रेहान, आप किस तरह से बच्चों को बताते हैं, बच्चों को किस तरह से पता चलता है और वो इन ट्रायल्स का हिस्सा बन सकते हैं, और फिर एज क्या आपने रखी हुई है इसके लिए? जी असल में गुज़श्ता कई सालों से, क्योंकि हमारी एक तय दर पे कामयाबियों का सफर है, जो कि ब्राजील में जो होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 से शुरू हुआ और आप 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट बच्चे हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए और तमाम दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए। और गाए बगाए उनको वहां पर अलर्ट मिलते रहते हैं कि अब किस शहर में ट्रायल होगा और उसकी डेट्स, उसकी तमाम वेन्यूज जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। इसमें जो बच्चों की उम्र हमने रखी है वो 11 से 16-17 साल के बच्चे होते हैं। बुनियादी तौर पर बच्चों के इवेंट है तो हम बच्चों को ही प्रेफर करते हैं, और वो बच्चे जो मुख्तलिफ जगहों पर कहीं काम पर मसरूफ हैं, या वो बच्चे जो किसी जगह पर इंगेज हैं, मजबूर हैं रोजगार के चक्कर में रोजगार कमाने के लिए, हम उन बच्चों को। अच्छा रेहान, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं? काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आप, एक तो ये बताएगा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर कितनी टीम्स हैं जो कि आपने फाइनल करके यहाँ पाकिस्तान से लेके जानी है इस इवेंट के लिए? देखिए, इसमें जो हम अभी तक ट्रायल्स जितने भी करेंगे, इसमें जो फाइनल स्क्वाड होगा 6 मंथ बिफोर इंशाल्लाह, वो 100 बच्चों का एक स्क्वाड जो है हम अपने फुटबॉल हाउस मीरपुर आजाद कश्मीर में उन तमाम बच्चों को बुलाएंगे। वहां पर उनके तमाम अखराजात, उनका रहना सहना, उनकी सोशो जो ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, वो की जाएगी। उनकी डाइट प्लान्स मैनेज होंगे ताकि वो बच्चे जब आलमी मैदान में उतरे तो पाकिस्तान के बेहतरीन और नुमाया खिलाड़ी। अच्छा, चैलेंज की जो बात करते हैं, देखिए हमारा इसमें बुनियादी 3 एजेंडा जिनके ऊपर हम काम करते हैं। राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्ले एंड राइट टू एजुकेट। एक बच्चे का बुनियादी हक है खेलना, एक बच्चे का बुनियादी हक है जो है वो उसकी शनाख्त का उसको हक मिले, और तालीम एक बच्चे का बुनियादी हक है। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा तो रियासत, मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए काम करें। तो हमें इन बच्चों को बुनियादी तौर पर मेन स्ट्रीम लाइन के बच्चों के साथ जोड़ना है। अच्छा, आपने रेहान, आप बता रहे हैं कि आप स्ट्रीट के बच्चे उठा रहे हैं जो कि कहीं पर जॉब्स करते हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, या फिर जो पढ़ाई से दूर हैं, उन बच्चों को ले रहे हैं। स्कूल के बच्चों को आप हिट नहीं कर रहे हैं, आप उन बच्चों को कर रहे हैं जो कि इदारों से बाहर हैं, काम कर रहे हैं। जी, हमारा फोकस स्ट्रीट चाइल्ड है। स्ट्रीट चाइल्ड की डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है आपके प्रोग्राम में, कि वो बच्चे यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो 10 से 12 घंटे किसी की भी सुपरविजन के बगैर जो है अपना वक्त गलियों में गुजारते हैं, रोजगार की खातिर, अपने माल उसकी खातिर, और वालिदैन उनको फोर्स करते हैं। वो पढ़ भी रहे होते हैं कुछ बच्चे, ये नहीं कि सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन वो मजबूर हैं काम और काज करने पर ताकि उनका घर का गुजर बसर हो सके। तो ऐसे बच्चों की जो है काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को माशरती बुराइयों से बचाने के लिए फुटबॉल खेल जो है एक बुनियादी जरिया है। तो ऐसे बच्चे जो मांगने के लिए या किसी चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, आप उनको चुनते हैं, उनके पेरेंट्स से फिर इजाजत कैसे मिलती है? वो आसानी से आपको परमिशन दे देते हैं? जी बिल्कुल। इसमें आपको अगर मैं स्टोरीज बताऊं, सक्सेस स्टोरीज, तो हमारे पास कई ऐसे बच्चे माजी में आए जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किसी भट्टे पे काम करते थे, किसी तंदूर पे काम करते थे। तो हमने उनका स्टाइपेंड लगाया, और जो बच्चा हमारे पास आता है उनका स्टाइपेंड लगाते हैं, और वो स्टाइपेंड उसकी मदर को जो है वो दिया जाता है, ताकि उसको ये यकीन हो कि अगर मेरा बच्चा फुटबॉल की दुनिया में इन्होंने चुन लिया है तो यकीनन मेरे घर का गुजर बसर होता रहेगा,
और हम उसको मौका देते हैं, हम उसको मौका देते हैं कि वो आए नॉर्वे के मैदान में, वो हमारे साथ रशिया के मैदान में, या कतर वर्ल्ड कप 2022 में, इससे पहले ब्राजील में। रेहान, ये हुकूमती सतह पर हो रहा है तमाम कुछ, या फिर आपका अपना कोई क्लब है, आप इंडिविजुअली तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं? इस हवाले से भी हमें बताइए। एक तो एक्नॉलेजमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2023 में 2022 में हमें मिली, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रीट चाइल्ड की कोई टीम नहीं है, तो उन्होंने खुद हमारी कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम इसको करार दिया। दूसरा, आर्मी चीफ, उनका शुक्र अदा करते हुए उन्होंने इन बच्चों को इस दफा जब हम 2024 में खेल कर आए तो उन्होंने अपने पास बुलाया और इनको इनामात से भी नवाजा और कैश इनाम से भी नवाजा। तो ये एक वो बुनियादी प्रोजेक्ट है जिसको मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान जो बराए तौर पर इसको लीड कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, और दीगर कई कॉर्पोरेट्स के इदारे हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक इदारा इसकी हेल्प नहीं कर सकता। बच्चों की ट्रैवलिंग कॉस्ट है, बच्चों की जो किट्स हैं, बच्चों का जो यहाँ पर रहना सहना है, हर चीज के लिए जो हमें मेंटोर रिक्वायर्ड होते हैं, हम उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करके एक बड़ा अच्छा एक गुलदस्ता बना के पेश करते हैं और फिर उनको सफारती आदाब और सफारती जो है मैं समझता हूँ मंजरनामे में लाने के लिए एज ए एम्बेसडर लेकर जाते हैं नॉर्वे में। और पाकिस्तान, आपको ये बात सुन के बड़ी खुशी होगी कि जब हम 2023 में नॉर्वे गए तो पाकिस्तान नॉर्वे में हाई रिस्क कंट्री था, और अब 2024 में जब हम खेलने के लिए गए तो पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्री से निकल चुका था। तो यकीनन ये तमाम फैसले, ये तमाम जो काम होते हैं, ये मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और पाकिस्तान के बच्चों ने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया। जबरदस्त रेहान ताहिर, बहुत जबरदस्त एफर्ट है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का टैलेंट जिसकी कमी नहीं है पाकिस्तान में, और सही यूटिलाइज बच्चों की जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, उनका टैलेंट सामने आना चाहिए। बच्चों को निखारने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट और रेहान ताहिर सब जिस तरह से बता रहे हैं कि काविशों से काम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से इन बच्चों को इन मौक़ों तक पहुंचाना और इस तरह के प्लेटफॉर्म फराहम करना बहुत जरूरी था। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अभी वक्त है हेडलाइंस का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं एलन मस्क की, जिन्होंने यूएसएड के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है और कहा है कि मुजरमाना तंजीम करार दे दिया है इसको। मारूफ अरबपति हैं एलन मस्क, जिन्होंने अमेरिका की एजेंसी है बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की, उसको ही मुजरमाना तंजीम यूएसएड को उन्होंने कहा है कि ये इसके खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते हैं, और साथ में बड़े जारहाना अंदाज उन्होंने कहा है कि इस वक्त सामने आया है ये ऐलान जब मस्क की सरकारी टास्क फोर्स और यूएसएड हुकाम के दरमियान वाशिंगटन में एक तनाज़ा पैदा हुआ और इसके नतीजे में 2 आला सिक्योरिटी अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया। तो अब खुल के सामने आ चुके हैं एलन मस्क और वो तंजीम जो कि इमदादी कामों में पेश होती है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके खिलाफ उनके जारहाना अज़ाइम अब सामने आ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले अगर जुनैद आप जानते हो तो हमने देखा कि इजराइल के अंदर भी इजराइल ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगाई है, जो कि फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए इदारे काम कर रहे थे। बिल्कुल तंजीम है जो कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखती है। तो इस तरह के इकदाम का मकसद क्या है और आने वाले दिनों में क्या वाकई में इसके कोई मस्बत नताइज निकलेंगे या उसके खिलाफ जा सकता है? आपके इल्म में है कि डॉज वो डिपार्टमेंट है एलन मस्क का जिसको हेड वो कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके वो सरबराह भी हैं। तो इससे पहले कि कोई अपनी इदारे की एफिशिएंसी दिखाते, वो दूसरे इदारों के ऊपर या तंजीमों के ऊपर उनके जो टैक्स हैं उठाना शुरू कर उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आते हैं जरा ट्रंप के वार्स के ऊपर, और ट्रंप के जो वार हैं टैरिफ लगाने के हवाले से वो शुरू हो चुके हैं। मेक्सिको और कनाडा पर भारी महसूलात आयद करने की अपनी धमकी को मुअत्तल करते हुए फिलहाल उन्होंने दोनों हमसाया ममालिक के साथ सरहद और जराइम के नफाज में रियायत बदल के नतीजे में 30 दिन के वक्फे पर इत्तेफाक किया। वो कह रहे थे कि 30 दिन का वक्त है, इसके अंदर आप अपना फैसला करें है। और इसके बाद देखें जी, कनाडा के जो सदर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा अगर ये खिलाफ वर्जी की जाएगी अमेरिका की जानिब से, जो कि की जा रही है, टैरिफ फ्री ट्रेड मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारी तरफ से भी कोई मुआहिदा जो है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर दानिश हसन मलिक मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं कनाडा से। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही अपने असर और रसूख दिखाने शुरू कर दिए हैं और फिर भरमार कर दिए टैरिफ की 25% कुछ ममालिक के ऊपर, और चाइना के ऊपर हम देख रहे हैं कि खासा उन्होंने हाथ हल्का रखा है, वहाँ पर 10% टैरिफ लगाया गया है। क्या समझते हैं कि ये उनके दुरुस्त इक़दाम है?
जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहली बात तो ये कि कनाडा और यूएस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, तकरीबन 9000 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। इसके अलावा $1 ट्रिलियन की एनुअल ट्रेड होती है कनाडा और यूएस के माबैन। इसके अलावा $2.5 बिलियन की डेली की ट्रेड होती है यूएस और कनाडा के माबैन। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ जितने इक़दामात किए, उसने जितने 50 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उसने साइन किए, जितने भी इक़दामात थे, सारे आप कह सकते हैं कुछ तो उसने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक किए और कुछ जो है बहुत ही जज्बाती इक़दामात थे, जो कि वक्त के साथ साथ उन्हें सारे अपने डिसीजंस को रिवर्ट करना पड़ेगा। कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज करने का मतलब ये है दैट यू आर ब्लास्टिंग द ट्रेड इन बोथ कंट्रीज। आज डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत अच्छा रिवर्स एक्शन उनको देखने को मिला, जहां पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये अनाउंस किया कि हम भी जवाबन 25% टैरिफ तमाम इंपोर्ट्स पर लगा रहे हैं जो कि यूएस से आ रही हैं। सो दे जस्ट गॉट इट वाइल्ड। अब जब कनाडा ने भी वापसी पर 25% टैरिफ लगाया तो उसने जस्टिन ट्रूडो को उसने डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है एंड ही हैज जस्ट गिवन अ ब्रेक। तो ये सारे इकदाम क्या बगैर सोचे समझे हो रहे हैं? अपने इत्तेहादियों से ही इस तरह की इख्तिलाफात को मोल लेना क्या सूदमंद साबित होगा? चले जो मुखालिफ उनके ममालिक हैं उनसे तो पंगेबाजी समझ में आती है, लेकिन कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर इस तरह से टैरिफ का आयद कर देना, क्या आपको लगता है कि इसके नताइज उनके हक में होंगे? देखिए, इसके नताइज जो हैं वो ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। आप अपनी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपका जो ट्रेड है, जिसके ऊपर से पूरे जो है वो यूएस की, कनाडा की और मैक्सिको की इकॉनमी जिसके ऊपर रिलाय कर रही है, आप उसके ऊपर जब 25% टैरिफ लगाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ अमेरिकन्स का ही सोच रहा है, क्योंकि वो अमेरिकन्स के वोट की वजह से आया है। लेकिन अमेरिकन्स ने खुद, उसके जो वोटर्स थे, उसके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बजाते खुद इस टैरिफ को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि कनाडा, यूएस और मैक्सिको के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग। तो कहीं ये कोशिश इसलिए तो नहीं हो रही मलिक साहब कि वो जो जम करना था, मैप भी उसका इजरा हुआ और ये ऑफर की गई कि जी कनाडा अगर अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो फिर आपके लिए रियायत हो सकती है। तो बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए बड़ी मुश्किलात हैं अगर आप अमेरिका में शामिल नहीं होते। वो तो फिर सिर्फ कनाडा के लिए ऑफर नहीं थी, वो तो फिर मैक्सिको को भी उन्हें ऑफर करनी चाहिए थी कि अगर मैक्सिको यूएस में शामिल हो जाता तो हम उनके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगाते। टैरिफ लगाना उनकी अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के बराबर था। लेकिन अब जो है वो जवाबन जब कनाडा ने भी टैरिफ लगाया और मैक्सिको भी कल में अनाउंस कर रहा है कि वो भी 25% टैरिफ यूएस पे लगा रहा है, तो देखिए जो ओवरऑल 588 प्रोडक्ट्स ओवरऑल कनाडा, यूएस और मैक्सिको में आपस में शेयर होती हैं, ट्रेड होती हैं, तो आप 588 की पूरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हैं, जिसका मतलब ये है डॉक्टर दानिश, किस तरह से आपने ये भी कहा कि अमेरिकन जो अपने शहरी हैं या उनके वोटर और सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गो कि हमें यहाँ पर ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अमेरिका के लिए ये टैरिफ लगाया जाना दुरुस्त है, अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, जो कि हाउस प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना, और जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं उनकी नफ़ी करना, ये एक इकदाम जो है अमेरिका के लिए तो अच्छा साबित होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन अवाम इसके अगेंस्ट क्यों है? इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, अमेरिकन लीडर्स के बारे में और अमेरिकन के बारे में एक चीज मशहूर है कि ये लोग अपने बाप के भी वफादार नहीं होते। दूसरी चीज ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम का ही वोट ले लिया और अवाम का वोट लेने के बाद क्रूड ऑयल जो है वो कनाडा से जाता है यूएस, और जब क्रूड ऑयल के ऊपर और बाकी अब प्रोसेसिंग होकर वो आगे पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत में तब्दील होता है, जब क्रूड ऑयल के ऊपर कनाडा 25% टैरिफ लगाएगा तो यूएसए में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो हाइक कर जाएंगी और अवाम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, बिकॉज ऑयल इज अ बेसिक नीड फॉर एवरी। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उजागर किया है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये 30 दिन का जो एक क्वेश्चन पीरियड है या इस फैसले को रोका गया है, ये रिवर्स करना पड़ेगा या फिर 30 दिन के बाद फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह सकता हूं कि ये 30 सालों तक इंप्लीमेंट रहेगा, ये सिर्फ 30 दिनों की बात नहीं है। ही कैन नॉट डू दैट। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म जो भी इनके देरीना साथी भी कहलाते हैं, वो जेल में बैठे हैं और वो कहते थे कि मुर्गियां होंगी, अंडे होंगे, नौजवान होंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, चाइना से भी बात हो रही, कहा जा रहा है कि चाइना से भी हम बात करेंगे। आपके ख्याल में चाइना से क्या बात हो सकती है और क्या इतना ही जारहाना रद्द-ए-अमल चाइना की तरफ से भी होगा? जो टैरिफ आयद किए जा रहे हैं, फिर भारत की भी बात हो रही है, दीगर ममालिक के साथ भी, तो ये मसला तो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप पूरी दुनिया में देखें तो अगर किसी कंट्री की ट्रेड में मोनोपोली है, अगर सुई से लेके सिलाई तक अगर किसी भी कंट्री की ट्रेड में मोनोपोली है तो वो चाइना है। आप चाइना को हिट बैक नहीं दे सकते। अगर चाइना अपनी प्रोडक्ट्स बंद करेगा तो यूएसए में महंगाई का तूफान आ जाएगा, और चाइना के साथ आप सेटबैक करें
पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवन यूएस में नहीं, चाइना अपना प्रोडक्ट किसी भी मुल्क को बेचना बंद कर दे तो उसमें हाइक आ जाएगा, महंगाई का हाइक आ जाएगा, बहुत बड़ा हाइक आ जाएगा। अच्छा, ये तो जो अमरीकी सदर का जो इकदाम है, ये एकदम से टैरिफ बढ़ाए जाना तमाम ममालिक के ऊपर, इससे हम देख रहे हैं कि काफ़ी इजाफा हो रहा है डॉलर की कदर में भी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो टोक्यो और सोयल स्टॉक में भी मार्केट काफ़ी गिरावट का शिकार हो रही है। ये किस तरह से पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा? देखिए, दुनिया में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है ना, वो पॉलिटिकल होता है या ग्लोबल डिसीजन होता है, तो सबसे बड़ा जो उसका सेटबैक आता है, उस डिसीजन में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, ये आपकी स्टॉक मार्केट्स आपको बताती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन के बाद स्टॉक मार्केट्स नीचे चली गई है, स्टॉक मार्केट कोलैप्स, क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर गई है, पॉपुलर डिसीजन नहीं है, बिल्कुल क्रैश कर दी है। इसका मतलब है कि ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। तो फिर इसका क्या होने जा रहा है? क्योंकि अमरीकियों की जानिब से भी मुखालफत का सामना है डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर दीगर ममालिक के साथ भी अगर इस तरह के उनके फैसले सामने आते हैं, जो कि जिनका नाम उन्होंने कोट कर दिया है कि आने वाले दिनों में दीगर ममालिक के साथ भी वो टैरिफ बढ़ाने का सोच सकते हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या ये वापस फैसला हो सकता है या फिर इसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, हो सकता है कि जो टैरिफ है ना, इसको कंबाइन करे और इसको ना कुछ जो एरियाज हैं सिर्फ उसकी तरफ लेकर जाएं, और फर्दर इस टैरिफ को 25% नो वे। आप इसको बात करें 2%, 3%, अप टू 5%, यस, बट 25% टोटली नो वे। किसी भी मुल्क के साथ 25% पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो तमाम फैसले हैं, जिसमें पहले आते ही ऐलानात ऐसे करना कि मुख्तलिफ ममालिक को, जिसमें ग्रीनलैंड है, जिसमें पनामा कैनाल है, इसके साथ साथ कनाडा को शामिल कर लेना, मेक्सिको की सरहदों के हवाले से बात करना, अब ये टैरिफ का इकदाम, तो ये सारे जो इकदाम हैं, फिर एलन मस्क, अभी हम रिसेंटली अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि यूएस एड का जो मंसूबा है उसे भी मुजरिमाना एजेंसी कहा जा रहा है। तो ये आपको लगता है कि सारे जो फैसले हैं, ये ट्रैक जिस पे लग रहा है कि अमरीकी हुकूमत चलने जा रही है, ये उनके लिए साजगार होंगे या फिर उनको ये सारा कुछ दोबारा से रिवर्स करना पड़ेगा आने वाले वक्त में? इनको रिवर्स ये करें ना करें, लेकिन जुनैद, एक बात तो फॉर श्योर है कि इनको नजरसानी जो है वो अपने तमाम फैसलों पर करनी होगी। देखिए, जैसे पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर जब हल्फ लेता है, अपनी ओथ लेता है, तो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर 90 दिन का प्लान देता है। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शायद थोड़ा जज्बाती होकर ये अपने फैसले ले लिए हैं, लेकिन इन सारे फैसलों पर इनको वक्तन फवक्तन नजरसानी करनी पड़ेगी, और आई बिलीव कि ये सारे इनमें से 90% फैसले या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो रिवर्स होंगे। अच्छा, डॉक्टर दानिश, ये भी देखें आपके जस्टिन ट्रूडो ये भी कहते हैं कि शहरियों से वो अपील करते हैं कि एक तो मुल्की मसनूआत को प्रमोट करें, वो खरीदें, और गैर मुल्की मसनूआत ना खरीदें, स्पेशली अमरीकी जो प्रोडक्ट्स हैं, और फिर साथ ही साथ जो अपनी छुट्टियां हैं, उन्होंने ये भी गुजारिश किया कि अपनी छुट्टियां अपने ही मुल्क में गुजारी जाएं, कनाडा में गुजारी जाएं, अमेरिका का रुख ना किया जाए। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन ममालिक की जानिब से बायकॉट भी हो सकता है अमेरिका के साथ, वहाँ पर जाने के ऊपर पाबंदी भी आयद कर सकती है उनकी अपनी गवर्नमेंट? तो क्या समझते हैं अमेरिका के लिए कितना मुश्किल भी हो सकते हैं ये फैसले? देखिए, किसी भी जो सिटीजन होते हैं वो इंडिपेंडेंस होते हैं, उन्हें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा हक होता है। किसी सिटीजन पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने रिक्वेस्ट किया कि आप छुट्टियां जो हैं वो अपने मुल्क में गुजारें, या आप फर्दर कोई डेस्टिनेशन देख लें, वाइस वर्सा। जो इसका इम्पैक्ट आना है, जो और ऑलरेडी जो इम्पैक्ट आ चुका है, और उसका जो सेटबैक आया कि 30 डेज के लिए उन्होंने टैरिफ को जो है वो पॉज कर दिया है। अब ये टैरिफ ऑटोमेटिकली 25 से नीचे आ जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, आप उनके साथ हेड टू हेड जा ही नहीं सकते। आपकी सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ आती है। कॉमनवेल्थ में आप कनाडा की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, यूनाइटेड किंगडम बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया बात कर लें, अब ये सारे कंट्रीज जो है वो कंबाइन है। आप इनके साथ किसी सूरत भी हेड टू हेड नहीं आ सकते, क्योंकि आप इनके साथ हेड टू हेड आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर दानिश, हम देख रहे हैं इसकी वजह से जो अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन है, कैनेडियन डॉलर है, इसकी कदर में कमी हुई है। साथ ही साथ यूरो जो कि गुज़श्ता 2 साल से मुस्तहकम चल रहा था, उसमें भी खासी कमी आई है। स्विस फ्रैंक की कदर में भी कमी देखी जा रही है, जो कि मुस्तहकम देखे जा रहे थे काफ़ी अरसे से। तो ये जो पूरी हम देख रहे हैं कि इस वक्त ओवरऑल इम्पैक्ट अपना छोड़ रहे हैं फैसले, ये कब तक ये देर पा होंगे, ये आप क्या समझते हैं? या फिर कुछ टाइम के लिए होंगे, उसके बाद बेहतरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या इसी तरह से मंदी का रुझान ही रहेगा इसमें? दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ कनाडा और मैं यूएस की बात करता हूं तो $2.5 बिलियन डेली की ट्रेड है। ये ट्रेड बाय सी भी होती है, ये ट्रेड बाय रोड भी होती है, ये ट्रेड बाय एयर भी होती है। अब अगर यूएसए जो है वो कनाडा के ऊपर पाबंदियां लगाता है और कनाडा जो है वो जवाबन यूएसए पर पाबंदियां लगाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो दुनिया का हर मुल्क के साथ उसकी ट्रेडिंग पार्टनरशिप है और उस मुल्क के लिए ट्रेड्स के दरवाजे खुल जाएंगे? वो है चाइना।
अब चाइना के लिए आप इतना बड़ा रूम दे रहे हैं, पहले ही आप, मेरा ख्याल है पिछले 10 सालों में आप भी और मैं भी ये सुनते आ रहे हैं कि यूएसए बैंकरप्ट हो रहा है, यूएसए बैंकरप्ट हो रहा है। ईदर व्हेन इट इज नियर टू द बैंकरप्सी एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अनाउंसिंग these decisions so that just he can earn through the tariffs, इसका मतलब ये है कि आपके पास शायद वाकई आपके रिजर्व्स में जो पैसा है वो बहुत थोड़ा रह गया, तो आप टैरिफ्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, जो इतना बड़ा ग्राउंड आप खेलने के लिए चाइना को दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, 2.5 बिलियन डेली की ट्रेड है, उसको तो आप अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीश हसन मलिक हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो जारिहाना अंदाज है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका एक रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। उनके अपने इत्तेहादी उनसे नाराज़ हैं। उन्होंने 30 दिन का वक्त तो दिया, लेकिन ये फैसले शायद उन्हें वापस लेने पड़े हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपने इत्तेहादियों को अपना मुखालिफ बना लिया तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। दुरुस्त, और मुश्किलात उनके लिए अभी से पैदा होनी शुरू भी हो चुकी हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जापान में जनाब अगर आपने कहीं भी जाना है तो उसके लिए मुफ्त फ्लाइट हासिल करने का तरीका, फ्री जापान घूमने का सुनहरी मौका है। जापान में ही हो सकता है, यहाँ पे तो हम तसव्वुर कर सकते हैं, यहाँ पे तो इस तरह का मौका होता है। ये पेशकश भी कुछ ममालिक के पास है, तो किन ममालिक के पास है ये पेशकश जनाब? उन लोगों के लिए है, जानते हैं, तुलुए आफ्ताब की सरजमीन कहलाए जाने वाला ये जापान है, जो कि अपनी कुदरती अजायबात, भरपूर रिवायात, जदीद अजायबात के लिए जाना जाता है। तो जापान के 13 ममालिक हैं जहां पर मुसाफिरों को जबरदस्त, इंडिया है, वियतनाम है, फिलिपाइन है, इंडोनेशिया है, चीन, ताइवान, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन ममालिक और इसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं है। मैं तो पाकिस्तान का नाम ढूंढ रही थी कि लिस्ट में कहीं तो पाकिस्तान का नाम आए, ढूंढना चाहिए, ढूंढने में कोई हर्ज नहीं, फ्री फ्लाइट लेकर जा सकें। लेकिन ये ज्यादती है, ये ज्यादती है जापान की जानिब से। पाकिस्तानी इतना जापान को पसंद करते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं जापान को। हमारे लिए फायदा उठाना तो आपको डुअल नेशनैलिटी की जरूरत होगी जनाब। इन ममालिक में से किसी की ले लीजिए और आपको जापान एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर अपनी बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाजें एक साथ बुक करनी होंगी। तो अगर आप ये शर्त पूरी करते हैं तो फिर आपको जापान में मुख्तलिफ मकामात के लिए अंदरूनी मुल्क परवाजें मुफ्त मिलेंगी जनाब। बिल्कुल। और हम आगे बढ़ते हैं। मारूफ अफसाना नगार, नावल निगार, ड्रामा नवीस और उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गद की खालिक बानो कुद्सिया की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। तो किसने नहीं पढ़ी होगी राजा गद? बिल्कुल। और उनकी तहरीरें आज भी अदब गुलिस्तान को मुअत्तर किए हुए हैं। मोहब्बत की तल्ख हकीकत हो, अंदाज़े शगुफ्तगी और साइस्तगी, उर्दू ज़ुबान पर जानदार गिरफ्त और दिलकश इस्तिआरों का इस्तेमाल, यही वो खुसूसियात थी जिन्होंने बानो कुद्सिया को उर्दू अदब का बड़ा नाम बनाया है। उनके चाहने वाले और जो हैं, दोनों मियाँ बीवी के आपने देखा इख्तलाफात रखते थे, उनकी नॉवल निगारी में भी नजर आता अंदाज में अदब के साथ, और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अशफाक अहमद साहब हों या बानो कुद्सिया हों, इख्तलाफात रखते थे दोनों। मोहब्बत भरी कहानी थी उनकी जिंदगी की, लेकिन तहरीरें उनकी बताती थी कि कहीं ना कहीं इख्तलाफात हैं, लेकिन वो भी मोहब्बत भरे। आजकल मशले राह हैं वो सारी बातें जिन्होंने बताई हैं, जो छोटी मोटी नोक झोंक या किस तरह से उन आजमाइशों से निकलना है। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुन लें तो आपके बहुत से मसले हल हो जाते हैं। और लड़कियों के लिए तो जरूरी है कि वो इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बहुत जज्बाती हो गए ना, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या हम उसको अना का मसला बना लेते हैं। तो बानो कुद्सिया बताती हैं कि अशफाक अहमद को वो किस तरह बर्दाश्त किया करती थी, अशफाक अहमद उनको किस तरह से बर्दाश्त किया करते थे। और ये तभी हो सकता है जब आप वाकई में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हो, एहतराम करते हो, तो तभी ये चीज़ें बर्दाश्त भी होती हैं और खुले दिल के साथ होती हैं। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे अहम इशूज़ जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ डकी भाई की, और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में जाने जाते हैं डकी भाई रजब भट्ट हैं, रदीम नानीवाला, जिन्होंने एक मुश्तरका कोर्स मुतारिफ कराया था ई-कॉमर्स से रिलेटेड और गूगल एड्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, जिसका मकसद नौजवानों को ऑनलाइन कमाई के तरीकों से आगाह करना था। लेकिन अब फाइनली इस तनकीद के बाद इन्होंने फैसला किया है कि वो लोगों के 5,000 रुपये वापस करेंगे। इन्होंने इस तरह की बेहुदा किस्म की फैमिली ब्लॉगिंग सिखानी थी, लेकिन अब नाकदीन का ये कहना है कि ये कोर्स मुमकिन तौर पर नौजवानों को गुमराह कर सकता है और उसकी अफादियत पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा कोर्स की कीमत और इसमें फ्राहम करदा मवाद की मयारी हैसियत पर भी बहस जारी है। तो अब डकी भाई ने यूटर्न मारा है। मेरे ख्याल में एक्सपोज हो चुके हैं ये, और इनके पास कोई और चारा नहीं था। इन्होंने कहा कि इससे पहले के एक हफ्ते के अंदर 4 लाख इनके सब्सक्राइबर भी इन्होंने हाथ से गंवा दिए हैं। तो ये जो इनकी बड़ा धचका लगा है डकी भाई को, इसकी वजह समझ नहीं आ रही है, ख्याल आ रहा है। और आप बिल्कुल बात सुन रहे हैं विशाल, आपको मेरे ख्याल में लोगों को कायल करना चाहिए।
और मैं बिल्कुल लोगों को कायल कर रही हूँ इसके लिए कि आपके बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको इसे बाइकआउट करना चाहिए इस तरह की फैमिली व्लॉगिंग से। और डकी भाई ने रिफंड का ऐलान भी किया है कि जिनसे उन्होंने इस केस को सिखाने या तरबियत देने के पैसे लिए थे वो अब वापस करने जा रहे हैं। कोर्स को सिखाने के जो 5,000 रुपए हैं अब वो कह रहे हैं कि वो वापस किए जाएंगे, रिफंड किए जाएंगे, लेकिन क्या ये दावा हकीकत पर मबनी है? तो डकी भाई की गुफ्तगू पहले सुन लेते हैं ना। सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाते हैं। मिठाई का लेवल देखें आप किसी के साथ स्कैम करते हैं, उनसे पैसे हथियाते हैं और अब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के उनको बता रहे हैं कि जी जो कोर्स हमने बेचना था वो आया ही नहीं है। यानी कि आपने फिर मार्केटिंग जो की है नदीम नानी वाला, ये जो भी हैं नाम भी इनके किरदार जैसे ही हैं, रजब भट्ट हैं, जो लोगों को अपने व्लॉग्स दिखा के पैसे हथियाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं और फाइनली उनके साथ धोखा करते हैं। अच्छा, उनका अपना भी तो ख्वाब टूटा है जुनैद, वो करोड़पति बनने का जो ख्वाब था रजब भट्ट का, नदीम नानी वाला भाई का, जो उन्होंने जागते जिस तरह से वो पैसे लोगों से वसूल करने थे उन्होंने और वो कोर्स सिखाना था, कितने लोग जिन्होंने भी पैसे जमा करवाए। लोगों को भी मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए, जिनको फॉलो कर रहे हैं, बायकॉट करें ऐसे व्लॉगर्स का जो कि झूठ बेचते हैं, लोगों के ख्वाब जो है। और अल्लाह करे जिन्होंने पैसे अपने डबोए हैं उनके डूबने से बच जाएं और उनको पैसे रिफंड हो जाएं। जिस तरह से लोगों को ख्याल आ 4 लाख लोगों को तो ख्याल आ चुका है एक हफ्ते में, बड़ी तादाद है। इसी रेशो से अगर लोग इनको अनफॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में इनकी अकल ठिकाने आएगी और इस तरह के ये हत्याएंगे नहीं लोगों के पैसे भी और उनको सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं एक तिबी मसले की जो कि बहुत से बच्चों को दरपेश होता है। बिल्कुल जी, आपके सबके बच्चों को, हमारे बच्चों को ये मसला दरपेश होता है कि वो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, वो किसी एक चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो ये है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जब बच्चा किसी तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, किसी एक जगह पर वो अपने आप को मरकूज नहीं कर पाता और वो एफर्ट करता है, स्ट्रगल करता है, मुश्किलात से दो चार होता है, लेकिन पेरेंट्स समटाइम्स समझ नहीं पा रहे होते। तो ये मसला है क्या? फरीहा उमर खान माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। ये बड़ा पेचीदा मसला है, पेरेंट्स को इल्म ही नहीं होता कि उनका बच्चा किस आजमाइश से गुजर रहा है, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से आप जज करें कि आपका बच्चा इस बीमारी का स्पेसिफिक शिकार है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। ADHD की जब बात करते हैं तो ये ADHD नाम से ही पता चलता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर की जब बात करें तो ये अगर इसको चंक में डिवाइड करें तो ये डिसऑर्डर यानी कि हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, किस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे कि एक अटेंशन डेफिसिट है बच्चे में। बच्चा लैक कर रहा है कि वो किसी चीज पे अटेंशन नहीं फोकस कर पा रहा और हाइपर एक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है। और हम नॉर्मल बच्चों से इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इस तरह कर सकते हैं कि हमें पता चलता है कि ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा बच्चा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके उसका बिहेवियर जो है हाइपर एक्टिव हो रहा है। बच्चा बैठ ही नहीं रहा, बच्चा एक जंपिंग करता जा रहा है, इधर से उधर भागता जा रहा है और अगर उसको बुलाया जाए तो वो आपको यूजुअली ये सोचते हैं अगर बच्चा कोई जंपिंग कर रहा है, हर वक्त खेलता रहता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये माशाल्लाह से एक्टिव है, इस बच्चे को टिक कर बैठना नहीं आता, ये फिट है, एक्टिव है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं इस तरह से तो लगता है कि हर बच्चा ही जो कि चलने फिरने वाला, घूमने फिरने वाला, उछल कूद करने वाला है, वो बच्चा इस बीमारी का शिकार है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। क्या यही कहा जाएगा इसको? हम कोशिश करेंगे फरिया उमर साहबा से राब्ता करने जी, की। फरिया साहब, मैं आपको बता रही हूँ कि हर बच्चा जी, मैं वही बता रही हूँ कि हम एक्सट्रीम्स देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे, अगर हम 0 to 10 के स्केल पे देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिम्टम्स की बेसिस पे नहीं बताते कि ये बच्चा ADHD के साथ है या विदाउट ADHD परफॉर्म कर रहा है। हम इनको असेसमेंट करते हैं और फिर असेसमेंट के स्केल्स उन पे अप्लाई करके और फिर उनके साथ उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स है उनको रूल आउट करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स हैं। अटेंशन डेफिसिट है, क्या वो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दे पा रहा? आप अगर उससे बात कर रहे हैं बच्चे से तो क्या वो बच्चा आपको देख रहा है, आपको आई कांटेक्ट दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, या वो अपने किसी और ही ख्याल में है?
या वो कहीं और ही देख रहा है। आपने इन चीजों को रूल आउट करना होता है। अच्छा, इसके अलावा हर बच्चा एक्टिव होता है, फरिया साहब, लेकिन वो हाइपर एक्टिव जब बाय होगा बर्थ तभी आप ये मर्ज का शिकार होता है बच्चा, या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से, किसी रिएक्शन की वजह से इस मर्ज का शिकार हो सकता है? वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? जी, कॉजेज इसकी जो हैं ये हमें बहुत बेसिक्स में मिलती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बच्चे की माँ जो है वो स्ट्रेस ले रही है, अच्छा। बच्चे की प्री मैच्योर बर्थ है, 37 वीक से पहले की बर्थ है, लो बर्थ वेट है, और फिर वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अल्कोहल कंजम्पशन है। और उसके ओके। अलावा जो एक बहुत मेन रीजन है उसमें आता है कि जो कजन मैरिजेस हैं, ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये एडीएचडी की तरफ लेकर जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर फरा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ट्रेजेडी गुजरी हो, बच्चा किसी ऐसे सानहे से गुजरा हो जो कि उसके जहन पर नक्श हो गया हो, इस तरह की चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं बच्चे के ऊपर और वो भी इस तरफ ले जाती हैं, उसकी वजह से भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? या फिर हम सिर्फ यही कहेंगे कि कज़न मैरिजेज और जो रीजंस और कॉजेज आपने बताई हैं? ये वाली जो आप बता रहे हैं रीजंस, ये वाली रीजंस और डिसऑर्डर में आती हैं। इस डिसऑर्डर के साथ ये वाली चीज लिंक नहीं करती, वो आपको और चीजों की तरफ लेकर जाएंगी। यहाँ पे हमें जो मेन रीजंस मिलती हैं एटियोलॉजी में, अगर हम जाते हैं कॉजेज की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हमें प्रीमेच्योर बर्थ और जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं मदर्स की तरफ जो हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जब मदर्स प्रेगनेंसी में हैं तो उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि आपकी बच्चे की आगे आने वाली हेल्थ जो है आपके बच्चे की माँ की सेहत पे डिपेंड करती है। तो इसलिए माँ को स्ट्रेस से रिलीफ दें, माँ को बहुत ख्याल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अच्छा, क्योंकि खुदा न खास्ता ये सारी मर्ज आ जिंदगी जाता बच्चे की है, उस पे अगर फर्ज किया ये मर्ज आ चुका, इसका शिकार आपका बच्चा हो चुका, अब ट्रीटमेंट क्या होगा? कुछ थेरेपीज हैं, एक्टिविटीज में तब्दीली लाई जाती है, या फिर मेडिकेशन ही इसका हल है? जी बिल्कुल। मेडिकेशन सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे मेडिकेशन की तरफ ही जाया जाता है, लेकिन मेडिकेशन एक टेम्परेरी रिलीफ है। आपका बच्चा हाइपर एक्टिव होने से थोड़ा सा बैठ जाएगा टेम्परेरीली। जब तक आप मेडिकेशन दे रहे हैं डेफिनेटली मेडिकेशन हेल्प करती है, लेकिन वो आपको ऑन द मीन टाइम आपको हेल्प करेगी। लेकिन उसके साथ अगर आप मैनेजिंग की तरफ जाएंगे तो हम बिहेवियरल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज की तरफ जाते हैं। उसमें डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने की जरूरत होती है। बच्चे के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि बच्चा कोई ट्रिगर्स तो नहीं ले रहा, बच्चा कोई इस तरह की चीज तो नहीं फील कर रहा। अगर बच्चे की डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आप कम करेंगे, कि अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाएंगे या कोई भी आपने काम करवाना है जहाँ पे उसकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो रही है, तो आप बच्चे को उस तरफ लेकर आएंगे कि जहाँ पे बच्चा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में ना लेकर जाए, और आप उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे। क्योंकि ये हमारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम क्योरेबल नहीं कहते, हम इनको मैनेजेबल कहते हैं, कि हम इनको मैनेज कर सकते हैं जिस तरह भी चाहें। अच्छा फरिया साहब, ये किस एज से किस एज तक के बच्चे के अंदर पाया जा सकता है ये मर्ज़? और जिस तरह से आपने कहा है कि इसको आप बिहेवियरल चेंज करके, आप इसको थेरेपीज़ करके आप इसको तब्दील कर सकते हैं बच्चे को, और बच्चा जो ठीक हो सकता है। और फिर दूसरी ऑप्शन वही है जो मेडिकेशन है, मेडिसिन के ऊपर बच्चे को जाना पड़ेगा। तो एक तो एज ग्रुप बता दीजिएगा, किस एज से किस एज के बच्चे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं, और फिर क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है टेम्प्रेरी, या इसके रिलीफ होता है, या फिर परमानेंटली आप इसको अपने बच्चे के अंदर से ख़त्म कर सकते हैं? क्या इसका तरीकाकार होगा? जो एज ब्रैकेट्स आती हैं उसमें अर्ली अडल्ट्स में देखा जाता है, और उससे पहले अर्ली चाइल्डहुड में देखा जाता है। बहुत दफा होता है कि बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब यंग अडल्टहुड में है, यानी टीन एजर से आप अडल्ट्स में जा रहे हैं, तो वहां की एज ब्रैकेट में आपको इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। और बहुत दफा होता है कि चाइल्डहुड में वो सिम्टम्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। और फिर यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि कोविड के डेज में देखा जाता था कि अगर बच्चे हैं तो वो घर पे बैठे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा एडीएचडी के सिम्टम्स देखने में आए, क्योंकि वो हर वक्त घर पे थे। और वहां पे मेल्स में ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो बॉयज थे उनमें ये एडीएचडी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए तो ये गर्ल्स में पाया जाता है। अच्छा, फिर आपने बात की है कि ये मैनेजेबल है, बताइएगा कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा ये होना, मैनेजेबल है, क्योरेबल हम इसको बिल्कुल नहीं कहते। स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा होना वो कितना असरअंदाज होता है? क्या उससे भी ये मर्ज लाहक हो सकता है?
हम बहुत से बच्चों से देखते हैं कि वो इतने आदी हो जाते हैं कि जब आप उनसे मोबाइल या टैब छीनने की कोशिश करते हैं तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करते। तो क्या ये भी उसी की एक किस्म है? ये उसकी एक किस्म नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम जोन से है वो हमारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लीड जरूर करते हैं। तो आप मदर्स को, फादर्स को, जो पेरेंट्स हैं हमारे, बहुत ज्यादा देखा जाता है कि हम प्यार में, लाड में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है। तो बच्चों के स्क्रीन टाइम डेफिनेटली बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट करता है। स्क्रीन टाइम की वजह से जब बच्चों का डोपामिन लेवल बहुत हाई पे चला गया है तो वो एकदम से गिरता है, तो बच्चे उस वजह से ये शो करते हैं कि उनमें हाइपर एक्टिवनेस आ जाती है, एंगर इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन ये इस चीज की तरफ लीड नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से ऑटिज्म के सिम्टम्स आने का ज्यादा खदशा होता है। और डॉक्टर फरीहा ये भी बताइएगा, बच्चों को इग्नोरेंस पेरेंट्स की तरफ से हो, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो, अदम तवज्जुही का शिकार हो जाते हैं बच्चे, क्या वो भी उनके अंदर भी ये सिम्टम्स पाए जा सकते हैं? क्योंकि बच्चे को आप पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो वो उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, बच्चे तब भी थोड़ा सा आपसे आपकी बात नहीं सुनते हैं, चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है? कहा जा सकता है, लेकिन इसके ज्यादा रूट्स हमें बायोलॉजिकल मिलते हैं। लेकिन ये वाली रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि हाँ जी, बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता। अगर मदर्स हैं, वर्किंग मदर्स हैं, फादर्स हैं, बच्चे आपका एसेट हैं, बच्चों को टाइम दें, जरूर दें, क्योंकि बच्चों का टाइम बच्चों को आपका टाइम चाहिए, बच्चों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप उनको कोई सहूलियात प्रोवाइड ना करें, आप उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम दे दें तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का, बच्चे ही आपका फ्यूचर है और बच्चों को संवारने के लिए, उनकी ज़िंदगी संवारने की ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर तवज्जो दें और उनको रूटीन के साथ उनके साथ टाइम और उनको मॉनिटर करें कि वो किसी ऐसे मर्ज का शिकार तो नहीं है जो कि जिसका इलाज ज़रूरी है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है इस मूजी मर्ज से मुतल्लिक लोगों में आगाही पैदा करना है। जनाब, ये पेचीदा बीमारी है, कई अनासर की वजह से लाहक हो सकती है आपको। कैंसर दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मर्ज बन चुका है और पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,90,000 से ज़ायद मरीज़ सामने आते हैं। तो इनमें से 70% मरीज़ जो है वो बरवक्त इलाज ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। बरवक्त तशखीस होना और फिर उसका इलाज होना ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इस मर्ज से छुटकारा मुल्क में तकरीबन सालाना 1,20,000 अफराद कैंसर की वजह से हलाक होते हैं। तो इसको जानना, इसकी जो नुकसानात हैं उससे आगाही, और कहा जाता है ना कि रूटीन चेकअप और आपके टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई भी इस तरह की मूजी मर्ज आपको लाहक हो गई है तो उसको आगाज़ में ही पकड़ा जा सके और फिर उसका इलाज मुमकिन हो पाए। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मजा आएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ ग्रैमीज अवार्ड की। ग्रैमीज 2025 एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बियॉन्से के नाम रहा है और ये जनाब 32 अवार्ड अब तक अपने नाम कर चुकी हैं। लगता है इनकी ब्रेक्स जो है ना वो फेल हो चुकी हैं अवार्ड्स लेने के मामले में। मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड होते हैं ग्रैमी, जिसके फातिहीन का फाइनली ऐलान हो चुका है और लोग बड़े शिद्दत से मुंतज़िर थे, जिसमें जो इस साल का गुलकारा का अवार्ड है वो बियॉन्से के नाम रहा। और इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड है एल्बम ऑफ द ईयर, बियॉन्से के नाम जो रहा है। एल्बम है काउबॉय कार्टर के लिए इनको मिला जी। और तकरीब में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जब बियॉन्से का नाम पुकारा गया तो हैरान थी नजरें। अवार्ड हासिल करते वक्त उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी और बियॉन्से ने करियर में 32 ग्रैमीज अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन उन्हें पहली बार एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा जी अमरीकी रैपर हैं केंड्रिक लैमार और इनके गाने भी नॉट लाइक इस के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। केंड्रिक लैमार के इस गाने नॉट लाइक इस को स्विंग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो ये भी अवार्ड हासिल करने के लिए स्टेज पर आप देख सकते हैं इस वक्त जा रही हैं। इसके अलावा जी बेस्ट रैप परफॉर्मेंस पर भी अवार्ड मिला है। न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड अमरीकी गुलकारा चैपल रॉन को मिला है, उनके नाम रहा है ये। और फिर बेस्ट पॉप परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है वो भी हासिल कर चुकी हैं गुलकारा शकीरा। इनको बेस्ट लिटिल पॉप एल्बम का जो अवार्ड है अच्छा, वो मिला है। मजाल है इसमें से कोई एक भी गाना हमने सुना हो, लेकिन हम खुश हैं
कि इनको अवार्ड्स मिले हैं बाहर, अवार्ड्स मिले हैं जिस भी वजह से मिले यार, हमने सुने या नहीं सुने कि इन्होंने जिस भी वजह से अवार्ड हासिल किया है, अपने शायकीन की, अपने सुनने वालों की उम्मीदों पे पूरे उतरे होंगे, क्योंकि जिस तरह के कार्टून्स। अच्छा, ये जो गुलकारा सबरीना कारपेंटर हैं, में बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते। दुरुस्त, गुलकारा जो सबरीना कारपेंटर हैं, इन्होंने भी शूट एंड स्वीट का एक पॉप वोकल एल्बम है जिसका अवार्ड इन्होंने हासिल किया। तो इनका नाम मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जिस तरह से उनका नाम है ना सबरीना कारपेंटर, लग नहीं रही है काम पे फोकस करना, नाम को छोड़ दें। उनको अवार्ड मिल गया, वो खुश हैं, उनके फैंस खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। बहरहाल खबर ये बनी है, ग्रैमीज अवार्ड 2025 का जो बेस्ट ईयर का गुलकार था, गुलकारा थी, जो बेस्ट डुओ था, यानी कि मुश्तरका तौर पे लेडी गागा है, ब्रूनो मार्स हैं, इनके गाने भी हिट हो चुके हैं। गुलकारा शकीरा हैं, उनके गाने भी, और इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। तो हमारी बेस्ट विशेस है, इसी तरह से अपने शायकीन के लिए बेहतरीन गाने बनाते रहिए, उनको महसूस करते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात हो जाए कुछ मैराथन्स की। मैराथन में नाम बनाया है और एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई थी मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस। वफाकी हुकूमत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद की बड़ी तादाद में भी इसमें शामिल थी। बिल्कुल जी, गैर मुल्की तो वैसे भी पीछे नहीं रहते, और ये मैराथन रेस जो है फुल कैटेगरी 10 किलोमीटर और हाफ कैटेगरी 5 किलोमीटर के मुकाबले थे। ढोल की थाप एटलीस्ट का लहू गुरमाती रही, और मैराथन रेस में बुजुर्गों के साथ बच्चे भी पुरजोश नजर आए। तो हमारे साथ भी उमेरा अब्बासी हैं, जिन्होंने मैराथन एथलीट हैं, मैराथन इसका हिस्सा भी थी, और वेलकम टू शो कहेंगे। उमेरा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना ज़रूरी है ये कि सभी इस मैराथन का हिस्सा हों, यानी कि घर पे कोई ना बैठे उस दिन? खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये एक ऐसी मैराथन थी जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स भी थे और नेशनल लेवल पे भी हमारे एथलीट्स थे, और पूरे पाकिस्तान से एथलीट आए हुए थे, डिफरेंट कैटेगरी के मिस स्पोर्ट्स के, साइकिलिंग के जो एथलीट्स थे। और ये बहुत ज़रूरी है, इस की एक्टिविटीज़ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, सोसाइटी में एक इमेज अच्छी बनाने के लिए इस की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और मुझे तो पार्टिसिपेट करके बहुत बताया जा रहा है कि इस मैराथन में बच्चे बूढ़े सब शरीक हुए हैं, और यकीनी तौर पर ये एक हेल्थी एक्टिविटी है, बड़ों को भी इसमें शिरकत करनी चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब इस उम्र के हिस्से में हम कैसे दौड़ेंगे। जी, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो इस रनिंग की साइड पे आ गए हैं या मैराथन में पार्टिसिपेट, आप उनको देख सकते हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, और बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसे सीनियर लोगों को अपने साथ देखते हैं और उनके साथ रनिंग करते हैं। तो अच्छा, एथलीट्स थे, क्योंकि कैटेगरी 2 थी, एक फुल कैटेगरी, एक हाफ कैटेगरी, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, आप किसका हिस्सा थी? ओवरऑल लोगों की शमूलियत कैसी देखी गई? और हमने देखा कि साथ में म्यूज़िक का तड़का भी लग रहा था, ट्रेडिशनल टच भी था इस मैराथन में ख़ासतौर पे। हाँ जी, इस मैराथन में तो डिफरेंट कैटेगरीज थी, फुल मैराथन, हाफ मैराथन भी थी, और मैंने तो इस मरतबा यह कि 5 किलोमीटर का किया है। बहुत अच्छा लगा, और 3000 के करीब लोग थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा क्राउड था, और पाकिस्तान के हर सिटी से लोग आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट देखने को मिला। और स्पेशली बच्चे भी जो अपनी फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आई हुई थी और रनिंग करवा रहे थे उनको। अच्छा उमेरा, इसमें इनामात भी रखे गए थे, क्या इनामात रखे गए थे, किस कैटेगरी के लिए, ये भी बताइएगा। जी, इनामात जिनकी पोजीशंस जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन फीमेल कैटेगरी की अलग से थी, और उनको कैश प्राइज़ भी दिए गए, और उसके अलावा जो सब एथलीट तो एज अ रनर तो जिसने पार्टिसिपेट किया, सबको मेडल्स दिए गए, और एक बहुत अच्छा सबको अच्छा ही मतलब एक एनवायरनमेंट की वजह से एक मेडल्स लेके एक अलग सी खुशी मिलती है इंसान को कि लॉन्ग रन करने के बाद, और 5 किलोमीटर, और एक तो वेदर बहुत चेंज था, एकदम से ही बहुत गर्मी हो गई थी इस्लामाबाद में उस दिन, और एक वो साइड एरिया जिसमें हम लोग ने जहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो एरिया भी बड़ा काफ़ी टफ था। अच्छा, ये एकदम से तो मेरा यकीनी तौर पे नहीं हो सकता कि आप किसी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करते हो और मैराथन का हिस्सा बने और फिर आप उसके अंदर सर्वाइव भी कर जाएं, तो एडवाइस क्या देंगी हमारी यूथ को, और वो लोग जो घर में दुबक के बैठे रहते हैं, छुट्टी वाला दिन हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, कितना ज़रूरी है डेली आपको कि वॉक का एहतमाम करना और इस तरह के फिर इवेंट्स का हिस्सा बनना भी, वो भी इस पर भी रोशनी डालिएगा।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है एकदम से किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट ट्रेनिंग, तो आपको कोई इंजरी भी हो सकती है। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी यूथ को कि आप रेगुलर अपनी एक रूटीन बनाएं। अगर स्पेशली अगर रनिंग में कोई आता है तो मतलब रनिंग इंसान को खुद बहुत एक टाइम टेबल फॉलो करने पर मजबूर कर देती है, और इसके साथ साथ डाइट का ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंसान को रनिंग जो है बहुत सी डिजीज़ से बचाती है और आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा उमेरा, इससे पहले भी आप किसी मैराथन में हिस्सा ले चुकी हैं या ये आपका फर्स्ट मैराथन रेस थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा उससे पहले बहुत से मतलब इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, जो कि हमारे इस्लामाबाद में जितने भी रनिंग क्लब्स हैं उनके साथ, मारगला ट्रेल रनर्स के साथ मैंने नथिया गली का ट्रैक किया था 1/2 किलोमीटर का, जिसमें 20 किलोमीटर की रेस थी। उसमें भी फॉरेनर्स आए हुए थे, बहुत अच्छा इवेंट था उसमें भी। अच्छा। और बहुत अच्छा एक पहाड़ के अंदर रनिंग करना और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा, जितने भी ट्रेल्स हैं उसमें से फेवरेट ट्रेल कौन सी है आपकी वॉक करने के लिए, हाइकिंग के लिए, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर इंटरनेशनल मैराथन्स के अंदर हिस्सा लेने का इरादा भी है? जी जी बिल्कुल, मैं इंटरनेशनल के लिए भी इंशाल्लाह अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे अच्छा ट्रेल अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो मेरा फेवरेट ट्रेल 4 है। और फ्यूचर प्लान्स में यही है कि अभी नेक्स्ट अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंशाल्लाह मेरा लाहौर मैराथन आ रहा है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है इंशाल्लाह, और उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से आज मैं इधर आपके सामने हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ज़बरदस्त एक्टिविटी है, इसका हिस्सा होना चाहिए जिस भी शहर में हो मैराथन। यकीनी तौर पे उसको भरपूर उसमें शमूलियत हो और इसमें आपका ही फ़ायदा है। और ये डेली रूटीन के अंदर भी कम से कम वॉक, जॉगिंग अगर आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है तो आप बहुत से बीमारी, तो आप मैराथन तो आराम से जीत सकते हैं। अगर आप जीते ना भी सही, कम से कम एक हेल्दी एक्टिविटी है। अपने बच्चों को भी आपको ये तरवीज देनी चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। एक हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी है। दुरुस्त जी। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि न्यूजीलैंड ने, जहाँ पर पहाड़ों की बात हो रही थी, तो एक पहाड़ को जिंदा इंसान करार दिया। बात है वैसे तो सुनने में। एक पहाड़ी को कानूनी शख्स का दर्जा दे दिया गया। कानूनी शख्स को वजह क्या है जी? वाकई एक नए कानून के तहत उन्होंने न्यूजीलैंड के कदीम बाशिंदों के लिए इस मुकद्दस इसे समझा जाने वाला जो पहाड़ है उसको एक शख्सियत का दर्जा दे दिया है। तो क्यों है ये मुकद्दस? माउंट टैरानाकी ही नामी ये पहाड़ है और इसके नाम से मोंगा इसको जाना जाता है। ये पहाड़ नॉर्थ आइलैंड में वाक़ है और इसकी जो बुलंदी है वो 2518 मीटर है। और सयाहत, हाइकिंग और बर्फबारी से जुड़े खेलों के लिए भी ये मकबूल है बहुत ज़्यादा। इसकी एक नई कानूनी हैसियत के लिए 30 कानून की मंजूरी 30 जनवरी से 2025 से इसको दी गई है और कानूनी शख्सियत के तौर पर इसे टैकोही के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक अच्छी काज है। जनाब, अब जिंदा इंसान भी होते हैं, पहाड़ जो है वो जिंदा इंसान भी कहलाए जा सकते हैं। ये न्यूजीलैंड का एक नया कानून है जिसमें उन्होंने अपने मुकद्दस पहाड़ को एक जिंदा इंसान का दर्जा दे दिया है। हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।